चलो भाई, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो कैसे हो आप लोग? कौन कौन है जल्दी से बता दो, जल्दी से आप लोग कौन कौन हो यहाँ पे। और क्लास शुरू हो रही है आप लोग की, तो जल्दी से आओ और बताइए कौन कौन हो लाइव। ये आज देखो, आज हमारी लास्ट क्लास है टेंथ की, और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिस बच्चे के मन में जो जो भी डाउट है, आज उस डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो भाई जो जो भी डाउट है, अपने डाउट्स आप अपने लेके आओ पहले, ठीक है। श्रेया जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। खुशबू मौर्य और मोहित जी गुड आफ्टरनून। तो पहले चीज, आप लोग के मन में, जिस बच्चे के जो भी मन में जो भी डाउट था कल की क्लास को लेके, तो आज पहले वो अपना डाउट क्लियर करिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग जो कंडीशनल सेंटेंस हमारे बचे हुए थे उस चीज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अंकिता जी गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? और आप बताओ, आप लोग की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, पहले ये बता दो। जल्दी से आप लोग कमेंट करो कि आप लोग कैसे हो और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। एक बार इसका मुझे जवाब दे दो। हाउ आर यू एवरीवन एंड हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन? प्लीज कमेंट मी। हाउ आर यू एवरीवन? गुड आफ्टरनून आयुषी जी, श्रेया जी एकदम मस्त है सर। अंकिता वेरी गुड। अंकिता जी गुड आफ्टरनून। संदीप भाई कैसे हो? तो ऐसे ही आप हमेशा मस्त रहिए अंकिता जी, और आप सभी लोग हमेशा मस्त रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही खुश रहो, और जो भी तकलीफ हो तुरंत बताओ अपने सर से, ताकि वो सर आपके सारे डाउट, सारी तकलीफें को दूर कर सके। कल हम लोग का क्लास बहुत लंबा हो गया था, कल बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी विश्वजीत। कल काफी चीजें आप लोग को समझ में नहीं आई थी। कल हम लोग के पास सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कल टाइम की इश्यू हो गई थी यार। कल मेंटली प्रिपेयर थे कि 10 बजे से क्लास चलेगा, लेकिन हमारा ये ऑफिस, हमारा ये स्टूडियो ही बंद था, इस वजह से कल हमारी क्लास नहीं चली। तो इसलिए हम लोग के कल प्रॉब्लम हो गई थी। कल मैं जल्दी जल्दी भी पढ़ा रहा था, है ना। हाँ, तो आज मैं सारा आराम से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज को देख के पढ़ाऊंगा, जैसा होगा वैसे पढ़ाऊंगा, जैसा आप लोग कहोगे वैसे पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले आप लोग को क्या करना है, अगर आपके फ्रेंड्स लोग हैं तो जल्दी से उन लोगों को भी आप लोग शेयर करो कि आप लोगों की क्लास चल रही है। दूसरी चीज, जल्दी से सेशन को लाइक करना है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और लाइक करना है, जल्दी से आप लोग करो, फिर उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे। आज ज्यादा बच्चे नहीं आए हैं, कम ही बच्चे दिख रहे हो आप लोग। सर जी ऑनलाइन क्लास दुर्गा कुंड में चल रहा है? दुर्गा कुंड में नहीं चलता ये ऑनलाइन। जो क्लास हम लोग का स्टूडियो है, ये एक्चुअली में हम लोग पांडेपुर में लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जो स्टूडियो, ये पांडेपुर में क्लास चलता है, तो यहीं पे मैं अपना पढ़ाते हैं हम सब लोग। ठीक ही चल रहा है। मोहित क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कर दिए सर लाइक, ओके थैंक यू अंकिता। और आप सभी लोग जल्दी से, अब लोग जुड़ रहे हैं, वेरी गुड, अब सब लोग जुड़ रहे हैं। तो आज सबसे पहले, आज मैंने आप लोग देखा होगा कंडीशनल सेंटेंस हेडिंग है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस शुरू करने से पहले जिस बच्चे का जो जो डाउट था कल की क्लास में, मैं आज उस डाउट को क्लियर करने वाला हूं। तो अभी उस चीज को रिवीजन करेंगे, जो कल पढ़ा था उसको रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग कंडीशनल पे आ जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एसपी बख्शी आप लोगों को पता है अच्छी बुक होती है, तो एसपी बख्शी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद जो हमारी पैरामाउंट, केडी कैंपस, इनकी जो बुक्स आती हैं, उनके भी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उनको भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ, और ये टॉपिक, ये हमारा आज लास्ट क्लास होगा। और हाँ, एक और न्यूज आप लोग के लिए बोलूं, दूं, एक और गुड न्यूज दूं। जल्द ही आप लोग का वोकैब सेशन, वोकैब, और सिर्फ वोकैब नहीं, आपका आइडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड, ये सारी चीजें जल्द ही आप लोग के लिए मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। और उसकी टाइमिंग जो होगी वो किसी और टाइमिंग पे हम लोग करेंगे, तो लेकिन वो सारी चीजें भी मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं, करने वाले हैं वो सारी चीजें भी। अपना वोकैब का पार्ट जो है वो भी हम लोग करेंगे जल्द ही। तो अब समझ में आ रहा है ना, क्लासेस अब आप लोग की रेगुलर भी हो रही हैं, धीरे धीरे हर एक चीज हो रही है। और कोशिश ये किया जा रहा है कि जल्दी से हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग खुल जाए, ताकि जो आपके मन के डाउट्स हैं उनको भी अब दूर हो सके, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ लिखने वाले डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, वहां पे लेकिन मन के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो ओके, चलिए भाई। तो अब आप लोग का मैं अब सेशन शुरू करें। चलो भाई अब सेशन शुरू करते हैं। पहले मैं दिखा देता हूं जो हम लोग ने कल पढ़ा था, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या आज आपको पढ़ना है। सबसे पहले कल हम लोग ने यहां से शुरुआत किया था, मैंने आपको सिंस और फॉर के बीच का अंतर बताया था। अच्छा सर, पेन होने लग रहा है, ओहो, कोई नहीं कोई नहीं, आप फोन को रख लिया करो, ईयरफोन मत लगाया करो, यही कहूंगा। तो कल हम लोग ने सिंस और फॉर के बारे में पढ़ा था। भैया देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, आप लोग ने नोटिस भी क्या होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ रटाने पे विश्वास नहीं करता, रटना मत कभी भी,
चीजों को समझना। चाहूं तो मैं सिंस और फॉर का इतना स्टोरी बता दूं, और इसके अलावा जो हर बुक में लिखता है, ज्यादातर टीचर्स भी बताते हैं कि सिंस और फॉर के पहले प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट या फिर परफेक्ट टेंस, और इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा दो। सिंस और फॉर के पहले ये टेंस आएगा, और सिंस के बाद अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो वो V2 के फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में आएगा, जो हर किताब में लिखा होता है। कहोगे तो मैं खाली यही बता दूंगा और इसी से आपको समझना पड़ेगा, लेकिन मैंने हर एक चीज को डिटेल में बताया है कि कहां सिंस आता है, कहां फॉर आता है, प्लस सिंस के पहले फॉर के पहले ये कब आएगा और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये कब आएगा ये मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। मैं एक बार फिर से उस बात को बता देता हूं। देखो ये कब आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कब आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब आएगा। भाई देखो पहले ये जान जाओ कंटिन्यूअस कब नहीं आएगा। अगर ये जान गए तो जाहिर सी बात है कि अगर कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है तो परफेक्ट ही बनेगा। कंटिन्यूअस कब नहीं आएगा, दो कंडीशन में कंटिन्यूअस नहीं आएगा। कब दो कंडीशन, पहला कंडीशन कल मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब आईएनजी के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो उसका कंटिन्यूअस नहीं बन पाएगा। अगर वर्ब आईएनजी के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो उसका कंटिन्यूअस नहीं बन पाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन था। तो उसमें हम लोग ने देखा था कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट ही आ पाएगा, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस ही आ पाएगा सिंस और फॉर के पहले। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया कि अगर हमें कोई परफेक्ट रिजल्ट मिल जाए, अगर हमें कोई परफेक्ट रिजल्ट मिल जाए तो परफेक्ट रिजल्ट कौन बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट बताता है, तो उस दौरान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आ पाएगा। ये मैंने अंतर बताया था आप लोग को, है ना। कल की क्लास में यही अंतर मैंने आपको बताया था कि कहां आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, कहां प्रेजेंट परफेक्ट। फिर मैंने बताया फॉर का कहां कहां यूज होता है, इनडेफिनिट टेंस में होता है, और अगर इनडेफिनिट टेंस में यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या होता है फॉर का। फॉर का मतलब होता है के लिए। मैं 5 घंटे के लिए सोता हूं, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाई करता हूं, मैं 2 घंटे के लिए ही पढ़ता हूं। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने बताया फॉर के पहले आपका परफेक्ट टेंस आता है, पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम लग जाता है, और उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग हो जाता है से। और यहां पे कंटिन्यूअस नॉट पॉसिबल बाय वर्ब। देखो ये मैंने वो वाला कंडीशन बताया था जहां वर्ब अलाउ नहीं करता है उसका आईएनजी फॉर्म, वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि सर वो असल में अवस्था बताता है, वो असल में हमारा क्या बताता है, स्थिति बताता है, हमारा अपना पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है। कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, अगर कोई एक्शन हो रहा है तो कंटिन्यूअस हो पाएगा। मैं बोला आई एम लविंग माई फैमिली, आई एम लविंग माई फैमिली, क्या ये सेंटेंस सही है, मैंने कंटिन्यूअस में रखा है। सर बिल्कुल गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है, क्योंकि सर अगर मैं अपने फैमिली से प्यार कर रहा हूं इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये तो मेरा अवस्था है, और अगर अवस्था है तो सिंपल सी बोल दो ना, आई लव माई फैमिली, है ना भाई। ये चीजें मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को कराया था। आपने बोला दे हैव बीन बीइंग योर फ्रेंड्स। भाई अगर वो तुम्हारे फ्रेंड्स थे तो इसमें आईएनजी की जरूरत ही नहीं है, एक्शन की जरूरत नहीं है, ये तो अपना पोजीशन बता रहा है। दे आर योर फ्रेंड्स, क्या ये कहना सही है, नहीं सर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है, और अगर टाइम पीरियड दिया है तो 3 साल का जो अंतराल है हमारे और उसकी दोस्ती का, तो ये 3 साल का अंतराल जो है, ये ड्यूरेशन जो है, ये तो कंप्लीट हो गया ना, 3 साल तो हो गया ना मेरी उसकी दोस्ती को होते हुए। तो भाई ये हो गया तो हमें आर भी नहीं लगाना है, हमें यूज करना है सिर्फ और सिर्फ हैव और बीन। हैव क्या होता है प्रेजेंट, बीन क्या होता है परफेक्ट। आर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन ही तो होता है, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और करेक्ट आंसर था हमारा ये वाला। समझ में आया ना ये बात। अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा होता ना, अगर ये पार्ट नहीं लिखा होता तो भाई यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लो, फिर ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता। दे आर योर फ्रेंड्स, वो है तुम्हारे दोस्त, बस इतना सा बात बोल दो, वो है तुम्हारे दोस्त। तो इसीलिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड लगा, तो टाइम पीरियड लगा तो भाई टाइम को तो हटा नहीं सकते, इसलिए हमें टेंस को ही हटाना पड़ेगा। टाइम को कभी भी बदल नहीं सकते, हमें टेंस को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था। फिर सारी चीजें मैंने बताया था, कहां परफेक्ट भी आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आता है। कंटिन्यूअस इज पॉसिबल बाय वर्ब, देखो वर्ब अलाउ करेगा तभी कंटिन्यूअस होगा, वर्ब अलाउ नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया परफेक्ट टेंस, अगर वाक्य में खाली परफेक्ट टेंस है तो उसका क्या मतलब होता है कि एक्शन इज नॉट कंटिन्यूड, एक्शन कंटिन्यू नहीं हो रहा है। लेकिन परफेक्ट के साथ अगर टाइम भी लग जाए तो उसका मतलब होता है एक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये डाउट है, एक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है लेकिन इसमें क्या है, डाउट है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट क्लास में, ये सारी चीजें बताई थी, ठीक। आई एम नहीं होता है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। अच्छा, अगर वर्किंग इन दिस कंपनी लेकिन उसके बाद टाइम नहीं लिखा
टाइम नहीं लिखा तो आप हैव बीन नहीं करोगे। भाई हैव बीन तभी ना आएगा जब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाए, इतना ड्यूरेशन का अंतराल का इतना टाइम हमारा कंप्लीट हो जाए, तभी ना हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं तो भाई टाइम है ही नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं, तो आप बोलोगे आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी। ये सारी चीजें कल मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। तो अगर कोई मन में डाउट हो तो अभी पूछ लो, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। अब 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो उसको करते हुए 2 साल तो हो गया, और अगर 2 साल उसका काम हो चुका है तो परफेक्ट काम तो हो चुका ना। और अगर परफेक्ट हो गया तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद अभी भी कर रहा है तो कंटिन्यूअस भी यूज करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या लिखा, आई वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क का सेकंड फॉर्म, यानी कि मैं काम कर चुका हूं, ये भी हो चुका है। देयर फॉर 2 years, मैं वहां 2 साल काम किया था। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, वर्क देयर फॉर 2 years एंड देन लेफ्ट। लेकिन अगर मैं कहता आई हैव वर्कड, अगर मैं कहता आई हैव वर्कड, अगर मैं लिख देता आई हैव वर्क देयर फॉर 2 years, इसका मतलब है 2 साल काम कर चुका हूं, तीसरा साल शायद अभी चल रहा है, शायद अभी चल रहा है तीसरा साल। समझ में आ रही है बात। तो ये हम लोग ने कल देखा था। फिर हमने क्या देखा था सर, सिंस देखा था। सिंस, कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लेना भाई, देखो अभी मैं सारी चीजें फिर से रिवाइज करा रहा हूं। सिंस देखा था, सिंस का मतलब होता है किसी एक पास्ट टाइम, पास्ट के पॉइंट से, किसी भी एक पास्ट के पॉइंट से लेके प्रेजेंट के पॉइंट तक की बात, प्रेजेंट तक यानी अभी तक, मेरे पास्ट के किसी एक पॉइंट से लेके अभी तक की जो बात करता है ना, ये अंतराल कौन बताता है, ये जो पॉइंट होता है ये कौन बताता है, ये हमारा सिंस बताता है। ठीक, अब देखो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आता है, सिंस के पहले हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है, और सिंस के बाद हमारा क्या आता है, पास्ट का कोई पॉइंट ऑफ टाइम आता है, या फिर पास्ट का क्या आ जाता है, पास्ट का कोई एक्शन हो जाता है। अब देखो फिर क्या लिखा, कंटिन्यूअस ओनली व्हेन इट इज पॉसिबल बाय वर्ब। कंटिन्यूअस तो तभी होगा ना जब वर्ब अलाउ करेगा, वर्ब अलाउ नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो पाएगा। यही सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस किया था। देखो आई हैव, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947 भी सही है, वी हैव बीन डेवलपिंग अ लॉट सिंस 1947 भी सही है, दोनों सही है। देखो फिर मैंने बताया कि भाई परफेक्ट कब आएगा, परफेक्ट तभी आएगा जब हमारे पास एक परफेक्ट रिजल्ट दिया हो। परफेक्ट रिजल्ट नहीं दिया है तो परफेक्ट नहीं आने की संभावना है। देखो आई हैव रेड या आई हैव बीन रीडिंग 10 बुक्स, तो भाई 10 बुक क्या है, ये तो परफेक्ट हो गया ना। अगर परफेक्ट रिजल्ट है 10 बुक मैं पढ़ चुका हूंगा या पढ़ रहा हूंगा, तो आप बोलोगे सर पढ़ चुका हूंगा, क्योंकि एक साथ 10 बुक मैं पिछले 2015 से लेके अब तक मैं 10 बुक पढ़ रहा नहीं हूंगा, मैं कुछ तो कंप्लीट कर लिया हूंगा। और कुछ बुक्स अगर मेरा कंप्लीट हो गया है तो कुछ तो पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, तो परफेक्ट क्या जरूरी है, लेकिन बाकी का कर रहा हूं, तो आप बोलोगे यहाँ पे हैव बीन रीडिंग नहीं होगा, हैव रेड होगा, क्योंकि 10 में से कुछ किताब तो कंप्लीट हो गया होगा, है ना। आई हैव रेड ये भी ठीक है, ही हैज रिटन ये भी ठीक है। भाई ही हैज रिटन सिंस 2018, अच्छा देखो ये गलत है, वो 2018 से अब तक प्रेजेंट टाइम तक ही हैज रिटन यानी लिख चुका है। 2018 से अब तक लिख चुका है, क्या लिख चुका है ये तो बता दो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 सॉन्ग लिख चुका है, तो अब ये सही है, लेकिन ये गलत था। अब ये बात समझ में आई ना। चलो भाई अगला देखो, थर्ड पॉइंट, प्रेजेंट सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट रिजल्ट, लेकिन सिंस के बाद क्या दिख रहा है, पास्ट का एक्शन, क्योंकि पास्ट का टाइम भी है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पास्ट का एक्शन दे दिया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। मैं 20 मूवीज 2015 से लेके अब तक मैं 20 मूवीज देख चुका था, लेकिन 2015 में हुआ क्या था, मैं दिल्ली गया था, आई केम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया था। भाई देखो 2015 में मैं दिल्ली आया था। आप लोग रटते हो कि सिंस के बाद और फॉर के बाद V2 का प्रयोग करें, लेकिन क्यों रटते हो भाई, 2015 क्या है, पास्ट का टाइम, और पास्ट का अगर टाइम है, याद रखो मैंने बताया था पास्ट का कोई एक टाइम है, ये 2015 है, और पास्ट का कोई भी एक टाइम हो, एक पॉइंट हो, तो उसको कौन दर्शाता है, उसको सर पास्ट इंडेफिनिट दर्शाता है। इसीलिए देखो पास्ट इंडेफिनिट लगता है सिंस और फॉर के बाद, ठीक है। चलो अब देखो सिंस के पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस कब आएगा, जब परफेक्ट रिजल्ट नहीं दिया होगा, ठीक है। परफेक्ट रिजल्ट दे दिया तो आपको परफेक्ट टेंस ही रखना है, परफेक्ट रिजल्ट नहीं दिया तो वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, लेकिन वर्ब अलाउ करेगा तभी होगा कॉन्टिन्यूअस। ये सारी चीजें कल की क्लास में हम लोग ने पढ़ी थी, है ना। तो भाई देखो यहां तक का कोई डाउट है तो बताओ। सिंस और फॉर देखो मैंने ये एग्जांपल्स भी करवाया था, आई हैव वॉच्ड मैं देख चुका हूं, या मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, उस समय से अब तक मैं देख रहा हूं 2 मूवीज, और वो भी 2 मूवीज सिंस मॉर्निंग।
तो सुबह से लेके अब तक मैं 2 मूवी देख चुका हूं या सुबह से लेके अब तक मैं 2 मूवी देख रहा हूं? यार एक साथ 2 मूवी कैसे देख सकते हो? तो ऐसा होगा कि ये 2 मूवी देख चुका होगा, और देख चुका होगा, परफेक्ट रिजल्ट आ गया, तो हमने लगा दिया था क्या? परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना? ये हम लोग ने लगा दिया था। फिर मैंने देखा ही हैज रिटन, ही हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से अब तक वो लिख चुका है या लिख रहा है? तो आप बोलोगे सर परफेक्ट रिजल्ट तो नहीं आया कि क्या लिख चुका है। अगर लिख चुका है तो क्या लिख चुका है, ये तो परफेक्ट रिजल्ट आया नहीं। तो अगर नहीं आया तो हम बोलेंगे ही हैज बीन राइटिंग। और देखो राइट मतलब लिखना, लिखने में एक एक्शन हो रहा है, तो एक्शन है तो कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल है। अगर एक्शन नहीं होता, अगर अवस्था बताता, तो हम कंटिन्यूअस नहीं परफेक्ट में ही रखते। आई हैव टॉट या आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2018, 2018 से लेके अब तक मैं पढ़ा चुका हूं या पढ़ा रहा हूं? तो आप बोलोगे सर पढ़ा तो रहे हैं, आप अभी भी सामने खड़े हैं, तो आप बोलोगे आई हैव बीन टीचिंग। लेकिन जब मैंने देखा मैं इंग्लिश, तो ये भी ठीक है, मैं इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग ही सही हो जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे 5000 स्टूडेंट है, 2018 से अब तक मैं 5000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं या पढ़ा रहा हूं, तो आप बोलोगे सर आप तो पढ़ा चुके होगे ना, 5000 बच्चों को इतने टाइम तक थोड़ी ना पढ़ाओगे। अभी मैं मान लो 50 बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो भाई आप बोल सकते हो आई हैव बीन टीचिंग 50 स्टूडेंट्स। अभी के लिए 50 स्टूडेंट्स तो ठीक है फिर भी एक बार, लेकिन और 50 स्टूडेंट्स, लेकिन ये देखो टाइम क्या है, टाइम है 2018, तो 2018 से अब तक मैं 50 बच्चे को नहीं ना पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा फिर। तो इसलिए यहाँ पे आई हैव टॉट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा परफेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है 5000 स्टूडेंट्स। MS धोनी हैज वॉन या हैज बीन विनिंग मेनी सीरीज सिंस 2007, 2007 से अब तक MS धोनी बहुत सारी सीरीज जीत चुका है या जीत रहा है? तो आपने बोला सर बहुत सारी सीरीज, मिनी सीरीज। अच्छा मेनी को अगर मैं 50 से रिप्लेस कर दूं, मान लो वो 50 सीरीज की बात कर रहा है, ठीक है, मेनी क्या है, एक एडजेक्टिव है, मान लो उसको मैं 50 नंबर से रिप्लेस कर दूं, तो भाई 2007 से लेके अब तक MS धोनी 50 सीरीज जीत चुका है या जीत रहा है? तो आप बोलोगे सर जीत चुका है, और चुका है तो आप बोलोगे हैज वॉन। ठीक है, सिंस का मतलब मैंने और बताया था, सिंस जब कंजंक्शन होता है तो उसका मतलब होता है रीजन देता है, और उसको आप रिप्लेस कर सकते हो एज से भी और बिकॉज से भी। और लास्ट में मैंने बताया कि सिंस का मतलब होता है येट, लेकिन कब? जब सिंस काम करेगा एज एन एडवर्ब। तो यहां तक हम लोग ने कल की क्लास में देख लिया था सिंस और फॉर, उसके बाद में मूड पे आया था। पहले मुझे इतना बता दो, सिंस और फॉर क्लियर हुआ आपको? जल्दी से पहले ये बता दो, सिंस और फॉर ये क्लियर हुआ आप लोग को? गुड आफ्टरनून अनूप यादव, कैसे हो भाई अनूप मेरे? क्या आप लोग को सिंस और फॉर क्लियर हुआ कि कहां पे आपको परफेक्ट रखना है, कहां परफेक्ट कंटिन्यूअस रखना है? मैं रटाने के चक्कर में नहीं हूं, आप फिर से समझिएगा इस बात को। रटाना हो तो मैं सीधे ये वाला स्टेटमेंट आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दूंगा कि देखो भाई सिंस के पहले क्या लगता है और सिंस के बाद क्या लगता है, बस सिंपल सी बात है, मैं ये बोल सकता हूं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे भी पता है ये बात की ये आप लोग का गलती हो जाएगा। चलो यहाँ पता नहीं कहां चला गया। तो यहां तक की बात क्लियर है ना सबको? फाइन सर, बहुत अच्छा भाई। मिनी सीरीज है तो हैव बीन होगा ना? अरे हैव बीन ही तो मैंने लिखा था, हैव बीन। अच्छा अरे हैव, अच्छा हैव बीन विनिंग, हैव बीन विनिंग कह रहे हो? अच्छा हैव बीन, दो दो बार देखो बीन आ गया। एक तो पहली जो गलती तो ये हो गई कि दो दो बार बीन लिख दिया मैंने। तो हैज बीन, MS धोनी है तो हैज होगा, ये तो ठीक है सर। बीन हो गया, बीन हो गया परफेक्ट, और विनिंग मतलब कि कंटिन्यूअस। एक बात बताओ, 50 सीरीज जब मैंने लिखा तो वो 50 सीरीज जीत रहा होगा? नहीं ना। और दूसरी चीज, जब मैंने मिनी सीरीज लिखा तो मिनी सीरीज में कुछ सीरीज तो ऐसे होंगे जो वो ऑलरेडी जीत चुका होगा, है ना? तो भाई वो सीरीज जीत चुका होगा, मेनी का मतलब ही हो गया कि ये कुछ फिक्स नंबर्स की बात कर रहा है। मेनी का मतलब ही हो गया ये कुछ फिक्स नंबर्स की बात कर रहा है, और अगर फिक्स नंबर्स की बात कर रहा है यानी कि इतना सीरीज तो वो जीत चुका होगा, और जीत चुका होगा तो भाई अब हम लोग वहां पे परफेक्ट ही रखेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से परफेक्ट रिजल्ट दे दिया। अगर अगर सुन लो मेरी बात, अगर मैं यहां पे ये नहीं लिखता, मिनी सीरीज नहीं लिखता, बस अब मैं लिखता MS धोनी हैज वॉन या हैज बीन विनिंग सिंस 2007, तो हमारा होता आंसर हैज बीन विनिंग। क्यों? 2007 से लेके अब तक MS धोनी जीत रहा है, जीत रहा है। यहां पे कोई परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, गुड। अरे गौरव क्या बात है भाई, गुड आफ्टरनून गौरव भाई। अनूप मैं एकदम बढ़िया हूँ, देखो आप लोग सामने आपके हूँ, है ना? मैं तो आप लोग को नहीं देख पा रहा, लेकिन आप तो देख ले रहे हो ना, एकदम मस्त हो। चलो, तो मेरी ये बात समझ में आया ना आयुषी? चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो आपके सर ने कल आप लोग को एक चीज बताई थी, समझाने की कोशिश की थी कि देखो ये होता है मूड, जो हमारा हमारा क्या बताता है, इंटेंशन बताता है ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का इंटेंशन बताता है। मैंने अगर बोला किसी को कॉल हिम, उसको बुलाओ, तो ये मेरा क्या है, एक तरीके से मैं किसी को क्या कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं, है ना, या फिर मैं किसी को कमांड दे रहा हूं, उसको बुलाओ जरा, तो ये मेरा कैसा सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, तो ये मेरा इंपरेटिव मूड। इसी चीज को हम लोग मूड के तौर पे देख लेते हैं, तो इंपरेटिव मूड। लेकिन सब्जंक्टिव मूड क्या होता है सर? सब्जंक्टिव मूड वो मूड होता है जिसमें हम अपना कोई इच्छा रखते हैं, कोई अपना डिजायर रखते हैं, कोई अनफुलफिल्ड विश रखते हैं, ये सारी चीजें हमारा सब्जंक्टिव मूड में आता है। और कंडीशनल मूड क्या होता है? जहां पे कोई कंडीशन हो, अगर तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर तुम पढ़ोगे तो मैं तुमको किताब दूंगा, ये सब कंडीशन है जो हमारे कंडीशनल मूड के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमको यही पढ़ना है। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच गौरव। तो ये चीज हम लोग को पढ़ना है, आज ये पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये भी मैं आपको अभी रिवाइज कराऊंगा थोड़ा सा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। लेकिन देखो भाई, बच्चे क्या करते हैं कि उनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो वो लोग रट लेते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आपके पास लास्ट ऑप्शन रटना तो है ही, लेकिन अगर समझ जाओगे तो रटना भी नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मैंने आपको कल मूड के बारे में बताया, एक प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है और एक पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और एक पास्ट सब्जेक्टिव मूड। फिर मैंने क्या बताया कि सर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का आपको यूज क्या करना है सर, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। फिर मैंने आपको बताया इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटीज, जो आवश्यकता होती है, लेकिन जो आवश्यकता पूरी हो सकती है उन्हीं की मैं बात करूंगा, या फिर रिक्वायरमेंट्स हो सकता है, या फिर इनडायरेक्ट ऑर्डर्स। अगर मैं किसी को डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा हूं, ए इधर आओ, तो ये क्या हुआ, ये इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, कम हियर, ठीक। लेकिन किसी को मैं इनडायरेक्टली ऑर्डर दे रहा हूं तो हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का। किसी को मैं एडवाइस दे रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं, या फिर प्रेयर कर रहा हूं, तो हम लोग यूज कर लेते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। अब भाई विश्वास नहीं मानोगे, 2012 से लेके 2000 अभी तक, मान के चलो 19 का जो पेपर हुआ था उसमें लगातार हर एक शिफ्ट की तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन हर साल ये मूड के ऊपर क्वेश्चन आया है, हर साल मूड के ऊपर क्वेश्चन आया है, लगातार आया है। तो इसीलिए ये मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, रटना है तो रट लो, रटने के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने लिखा भी हुआ है, रट सकते हो, लेकिन समझ लो थोड़ा सा, समझने में क्या जा रहा है। फिर मैंने आपको बताया यूज इन नाउन क्लॉज, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ नाउन क्लॉज में यूज होता है, यानी कि जहां पे आपको व्हाट से जवाब मिलेगा। और आपके सर ने व्हाट बताया था ना, याद है, व्हाट से जो भी शब्द जवाब दे वो आपका होता है नाउन। अगर व्हाट का जवाब एक शब्द दे रहा है तो वो एक शब्द क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। लेकिन व्हाट का जवाब अगर एक से ज्यादा शब्द दे और उसमें कोई वर्ब ना हो तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। आपको एक एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूं, चलो नाउन फ्रेज का। और अरे यार क्या हो गया, ये आज मिट क्यों नहीं रहा, अब देखो मिटा। अब इसको समझना, मैंने कहा या फिर द वुमन इन द, अगर खाली मैं द वुमन लिखूं, द वुमन इज कॉलिंग यू, या दैट वुमन लिख देता हूं, दैट वुमन इज कॉलिंग यू, THAT, दैट वुमन इज कॉलिंग यू, वो महिला तुमको बुला रही है, कॉलिंग यू, ठीक है। अगर मैं देखूं यहां पे दैट वुमन, तो वुमन क्या है, नाउन है, ये किसका जवाब दे रहा है, हु का जवाब दे रहा है। हु का जवाब अगर एक शब्द दे तो वो हो जाता है क्या, नाउन होता है। लेकिन हु का जवाब अगर एक से ज्यादा शब्द दे तो वो होता है नाउन फ्रेज, लेकिन कब, जब उसमें कोई क्रिया ना हो। अगर मैं बोलूं अच्छा चलो देखो इसका, देखो अगर मैं बोलूं आई हैव बॉट BOUGHT, आई हैव बॉट अ बिग या ब्लैक शर्ट, मैंने खरीदा है एक ब्लैक शर्ट। तो भाई जरा एक बात ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा मेरा जवाब किसका दे रहा है, व्हाट का दे रहा है या नहीं। मैंने क्या खरीदा है, आई हैव बॉट व्हाट, मैंने क्या लिया है, ठीक है, क्या खरीदा है, ब्रॉट, अच्छा बॉट मतलब खरीदना, मैंने क्या खरीदा है, तो भाई क्या का जवाब दे रहा है, अ ब्लैक शर्ट। भाई क्या ये एक शब्द, नहीं सर एक से ज्यादा है, तो आप बोलोगे ये है सर नाउन। अगर खाली मैं बोलूं, अगर ये ब्लैक को हटा दूं, खाली मैंने बोला आई बॉट अ शर्ट, तो भाई शर्ट क्या हो जाएगा, आपका व्हाट का जवाब देगा, तो ये शर्ट हो गया नाउन। लेकिन अगर मैंने देखा कि भाई ये पूरा का पूरा व्हाट का जवाब दे रहा है, व्हाट का जवाब 3 शब्द मिलके दे रहे हैं, तो और इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो इसको आप कहोगे नाउन
फ्रेज, इसको कहोगे आप नाउन फ्रेज। लेकिन अब मैं नाउन क्लॉज का एग्जांपल दे देता हूं। चलो नाउन क्लॉज का देखो एग्जांपल, मैंने लिखा आपके सामने व्हाट यू सेड, व्हाट यू सेड इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। तो भाई ये तो छोटा सेंटेंस मैंने लिख दिया है, व्हाट यू सेड इज इन अनबिलीवेबल। इस वाक्य में भाई इसका मतलब समझना, जो तुमने कहा, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है। अगर प्रश्न पूछता ना तो ये पूछता व्हाट हैव यू सेड, या तो पूछता व्हाट हैव यू सेड, या तो ये बोल देता। क्यों ये बोलता? क्योंकि व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो ही ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। या तो ये पूछता, नहीं तो कैसे पूछ लेता, ये तो भाई कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है तो क्या बोलते हो आप लोग? आप बोलोगे व्हाट, अच्छा प्रेजेंट मान लो पास्ट इंडेफिनिट में रखना है तो क्या बोलोगे? व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, यही ना बोलोगे? तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाट डू यू से, अगर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है तो मैं कहूंगा व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, यू के साथ डू लगता है, तो ये सब इंट्रोगेटिव बना। लेकिन यहां पे इंट्रोगेटिव नहीं है। क्यों इंट्रोगेटिव नहीं है ये? क्योंकि आपका ये बोल रहा है जो तुमने कहा था, व्हाट यू सेड, यानी जो तुमने कहा था वह है अविश्वसनीय, यानी कि अनबिलीवेबल। जो तुमने कहा था वो है अनबिलीवेबल, ठीक है। तो यहां क्या कह रहे हो? ब्लैक पेन यूज कीजिएगा। ओके लीजिए, आप ब्लैक पेन ले लो, ब्लैक ले लो। चलो, तो मैंने लिखा है व्हाट यू सेड इज अनबिलीवेबल, जो तुमने कहा था वो है अविश्वसनीय। तो भाई इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब देखो ये वर्ब है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है क्योंकि एबल लगा हुआ है। अब ये क्या है सर? ये पूरा का पूरा पार्ट आपका व्हाट का जवाब दे रहा है। मैं अगर पूछूं क्या चीज है अविश्वसनीय, तो आप क्या कहोगे? सर जो आपने कहा था वो है अविश्वसनीय। तो भाई ये व्हाट का जवाब दे रहा है, और व्हाट का जवाब कौन देता है? सर व्हाट का जवाब सिर्फ और सिर्फ नाउन देता है। क्या ये एक शब्द है? अगर एक शब्द है तो ये नाउन हो गया। लेकिन यहां पे आपने देखा सर एक दो तीन, तीन शब्द मिलके व्हाट का जवाब दे रहे हैं, तीन शब्द मिलके व्हाट का जवाब दे रहे हैं, तो ये नाउन है। या तो ये नाउन फ्रेज होगा या तो ये नाउन क्लॉज होगा। आपने देखा कि सर यहाँ पे सेड, सेड एक वर्ब है, और सेड अगर एक वर्ब है तो भाई वर्ब है तो वर्ब है, तो ये नाउन क्लॉज बन गया, ये नाउन क्लॉज बन गया, ठीक है। अगर ये सेड वर्ब, अगर यहां पे वर्ब नहीं होता तो ये नाउन फ्रेज होता, जैसा हम लोग ने थोड़ी देर पहले यूज किया था। अरे तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो यार? क्लियर नहीं दिख रहा है? कितना क्लियर तो दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं आपके। अरे मैं भी तो फोन चला रहा हूं, मैं भी तो फोन में देख रहा हूं, आप लोगों के कमेंट्स फोन में ही देख रहा हूं, तो आप इस चीज को समझिएगा। तो भाई देखो नाउन क्लॉज जब भी होगा ना, तो वहां पे अगर व्हाट का जवाब, और वो नाउन क्लॉज जोड़ा किससे गया हो? कंजंक्शन दैट से जोड़ा गया हो, तो ही आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बी का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। ये सारी चीजें मैंने बताया था, और हिंट पे हिंट डाला हुआ है आपके सामने कि एडजेक्टिव दिख जाए इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा इट इज इंपॉर्टेंट दैट इंडिया हैज टू विन द मैच, मैंने एक सेंटेंस बोला इट इज इंपॉर्टेंट दैट इंडिया हैज टू विन द मैच। सेंटेंस बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत सेंटेंस मैंने बोला आपके सामने। देखो भाई मैंने आपके सामने बोला एक सेंटेंस, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट या फिर नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, नेसेसरी लिख देता हूं, इट इज नेसेसरी, NECESSARY, इट इज नेसेसरी दैट India has to win the match, India has to win the match। भैया देखने में सेंटेंस बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास एक नंबर का लग रहा है, लेकिन सेंटेंस में गलती है। क्या गलती है जरा ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। मैंने बोला इट इज नेसेसरी, क्या है नेसेसरी? तो भैया क्या का जवाब अब की बार ये पूरा का पूरा मिल के दे रहा है व्हाट का जवाब। मैं पूछा व्हाट इज नेसेसरी, क्या है नेसेसरी? तो आप बोलोगे कि इंडिया को जीतना है, ये है नेसेसरी, ये है आपका कंपलसरी, ठीक है। कंपलसरी भी बोल सकता हूं, इंपॉर्टेंट भी बोल सकता हूं। तो भाई ये पूरा का पूरा व्हाट का जवाब दे रहा है, और व्हाट के जवाब में क्या आ गया? ये हैज एक वर्ब आ गया, V1 आ गया, V1 प्लस SEIS आ गया, है ना। तो भाई व्हाट का जवाब दे रहा है तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या है नेसेसरी? कि इंडिया को जीतना है मैच, ये है नेसेसरी, ये नाउन हो गया। अब नाउन है लेकिन ये नाउन क्या बन गया? क्लॉज बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया आ गई, वर्ब आ गया, लेकिन ये एक्शन वाला वर्ब नहीं है, ये एक स्टेट वाला वर्ब है। तो भाई देखो अब यहां पे मैंने आपको बताया कभी भी नाउन क्लॉज आ जाए और बीच में कंजंक्शन दैट से जुड़ा हुआ हो तो आपको यूज करना होता है वर्ब का बेस फॉर्म। देखो इंडिया सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे हैज नहीं आएगा, यहां पे आपका
हैज नहीं आएगा, यहाँ पे हैव आएगा। क्यों हैव आएगा? क्योंकि भैया हैव जो होता है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, हैव जो होता है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, हैज तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, हैव है आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, चलो भाई, अरे कोई बात नहीं यार, रहन दो आप लोग, लड़ाई वड़ाई झगड़ा वगड़ा मत करो, बातें बातें आप लोग नॉर्मल रखो। पढ़ाई समझ में आ रहा है या नहीं, ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? क्या नाउन क्लॉज और इसका प्रयोग और ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड समझ में आया कि नहीं? पहले बस मुझे ये बताओ, थम्स अप करके बताओ, क्या आपको ये बातें क्लियर हुई? तो ये चीजें याद रखिएगा, ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सामने रखा हुआ है। एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कल आप लोग ने मूड का स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। ठीक है, वीडियो नहीं साफ आ रहा है, एक बार बंद करके फिर से क्लियर कर लो। ठीक है, एक बार इसको जो वीडियो है उसको बंद कर लो, उसके बाद फिर से प्ले कर लो, तो आपका क्लियर भी आ जाएगा। नहीं तो पिक्सल आप लोग अपना बढ़ा लो। अच्छा किए हो, ओके, तो एक बार देखो, पिक्सल बढ़ा लो। चलो, सबको समझ में आ गया ना भाई? देखो ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है भाई। आप उठा के देख लेना, 2012 का सीपीओ का ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन 2012 के सीपीओ का था। तो भाई देखो, मेरे को समझाना है और समझाने के बाद इसका प्रयोग कैसे होगा वो चीज आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देख लो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट वॉज एडवाइज, ये एडवाइस था, क्या एडवाइस था? व्हाट वॉज एडवाइज, व्हाट वॉज एडवाइज, तो इट वॉज एडवाइज दैट आई फोन, फोन क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन आपको बेस फॉर्म लगाना है, और फोन मतलब फोन करना। ठीक है, तो आप बोलोगे आई फोन हर एज सुन एज पॉसिबल। इट इज इंपरेटिव दैट योर पासपोर्ट, अब देखो योर पासपोर्ट सिंगुलर लगा, तो सिंगुलर के साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगा दिया, लेकिन आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन दैट है, तो दैट आएगा तो भाई देखना, हिंट कर लेना। ठीक है, और दैट के पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, और यहाँ पे कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन आप लोग बना लो। ठीक है, चलो सब किए हो तो अब मैं क्या बोलूं, बाद में देख लेना, यही बोल सकता हूं। चलो अब आओ पास्ट सब्जेक्टिव मूड में। भाई देखो, पास्ट सब्जेक्टिव मूड को समझना बहुत जरूरी। क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे ही आते हैं, आपके टेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन कंडीशनल से आते हैं, इस टॉपिक से आते हैं, पास्ट सब्जेक्टिव मूड से आते हैं। सिंस और फॉर से अब बहुत कम आता है, सिंस और फॉर से ज्यादा नहीं आता। बाकी आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि मैंने आपको जो पेयर बताया था, कंफ्यूजिंग पेयर्स वाले क्वेश्चन, वो भी आते हैं। तो भाई देखो, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, अगर पास्ट सब्जेक्टिव मूड की मैं बात करूं तो भाई देखो, प्रेजेंट का टाइम अगर दिया हो तो प्रेजेंट के टाइम के लिए V2 यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर पास्ट का टाइम दे दे तो पास्ट के टाइम के लिए हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज कहां होता है? आपका अनरियलिटी को बताने के लिए, इमेजिनेशन को बताने के लिए, अनफुलफिल्ड विश को बताने के लिए, इम्प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकता उसको बताने के लिए, एटसेट्रा। तो बस यही चीज समझना है। फिर मैंने ये एग्जांपल्स आपको बताए थे, मैंने आपको ये चीज बताया था, ये देखो, ये दो सेंटेंस देखो, इफ आई विन द रेस, अगर मैं जीत जाता हूं रेस, ये प्रेजेंट में भी पॉसिबल है, क्या पता ये रेस मेरा कल हो, तो मैं कल के लिए भी बोल सकता हूं इफ आई विन द रेस। ठीक है, तो भाई यहां पे ठीक है, लेकिन और इसमें क्या है सर? इसमें प्रोबेबिलिटी है मेरे जीतने की। भाई देखो, कंपटीशन अपने दोस्तों में था, तो मैंने बोला कि इफ आई विन द रेस, अगर मैं जीत जाता हूं रेस तो मैं पार्टी दूंगा। ठीक, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे सामने उसेन बोल्ट था, तो भाई जो कि मेरा जीतना बिल्कुल ना के बराबर है, तो भाई ये क्या हुआ? एक तरीके से अनरियलिटी हुआ ना, ये मेरा इम्प्रोबेबिलिटी हुआ ना, ये जीतना तो पॉसिबल ही नहीं है ना उसेन बोल्ट के सामने। तो मैं क्या यूज करूंगा? प्रेजेंट में अभी की बात करूंगा तो मैं यूज करूंगा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि इफ आई वॉन द रेस, अगर मैं जीत जाता हूं रेस, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने ये एग्जांपल आपको कराया था, याद करो, इफ इट रेन्स अलॉट, इट रेन्स अलॉट हियर, यहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, ये तो पक्का है कि यहां पे बारिश होता है ना? अब अगर यहां बारिश होता है और फिर मैं कहूं इफ इट डजंट रेन, अगर बारिश ना हो तो, भाई एक बार बताओ, जब यहां पे हमेशा बारिश होता है और आप कह रहे हो बारिश ना हो तो, अब आप एक बार बताओ, जब आप जाओगे क्या नाम है, रायबरेली के आगे कौन सा, नैनीताल, नैनीताल में बहुत ज्यादा बारिश होता है, अब आप वहां पे कहो अगर बारिश ना हो तो मैं घूमने जाऊंगा, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि बारिश ना हो। तो ये एक तरीके से क्या हुआ? इम्प्रोबेबिलिटी वाली बात हुई ना, ये अनफुलफिल्ड विश हुआ ना आपका। तो भाई अगर अनफुलफिल्ड विश हुआ, वो भी प्रेजेंट के टाइम में, क्योंकि यहाँ रेन्स क्या है? प्रेजेंट लिखा है, रेन्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो भाई प्रेजेंट के टाइम पे अनरियलिटी वाली बात करोगे तो आपको V2 यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था इट डिडेंट रेन। इफ इट डिडेंट रेन, वी विल नहीं, सर यहाँ पे विल भी चेंज हो जाता है वुड में,
विल भी चेंज हो जाता है वुड में, क्योंकि जब इधर V2 है तो इधर भी V2 और विल का ही V2 हो जाता है वुड। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे भी देखो समझाया था। इफ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास है बहुत ज्यादा पैसा तो मैं गरीबों की मदद करूंगा, तो ये प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड है। ठीक, लेकिन मैंने देखा इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, भाई है नहीं, वो बिल्कुल गरीब है, फिर भी वो कह रहा है अगर मेरे पास पैसा होता है तो आई वुड हेल्प द पुअर, तो ये पास्ट का सब्जेक्टिव मूड है। देखो अब वो क्या है, उसे इमेजिनेशन है, वो उसके पास पैसा एकदम नहीं है, वो अमीर है ही नहीं, फिर भी वो इमेजिन कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है ना भाई? वी यूज विश टू से दैट वी रिग्रेट समथिंग। हम लोग विश कब करते हैं, विश कब लिखते हैं, आई विश कि मैं वहां पे होता। भाई मेरे को पछतावा हो रहा है कि मैं वहां पे नहीं हूं, इसीलिए हम लोग उस जगह पे विश का प्रयोग करते हैं। और दैट समथिंग इज नॉट एज गुड एज लाइक इट टू बी। चलो भाई, और अगर विश मैंने यूज कर लिया यानी मुझे पछतावा हो रहा है, और पछतावा होता है तो क्या बोलते हैं सर, हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि भाई वो पूरा ही नहीं हो सकता ना। तो आई विश आई हैव विंग्स, क्या आपके पास पंख हो सकता है? नहीं। अगर पंख नहीं हो सकता है तो ये एक तरीके से क्या बात हो गई, इमेजिनेशन की बात हो गई। और इमेजिनेशन के लिए हम लोग प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं सर, इमेजिनेशन के लिए प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं अपना वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन पास्ट के इमेजिनेशन के लिए अगर मैं उस समय होता वहां पे तो मैं ये करता, तो भाई पास्ट का इमेजिनेशन हुआ। तो पास्ट के इमेजिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं हैड प्लस V3, ये हम लोग यूज करते हैं, है ना? तो यही चीज को आपको समझना है। अब यहां पे आपने क्या किया, हैव को काट के क्या किया था, हैड किया था। डू यू एवर विश यू कैन फ्लाई, क्या तुम कभी भी विश किए हो कि तुम उड़ सकोगे? तो ये क्या है, इमेजिनेशन है, ये भी तो आपका इमेजिनेशन हो गया। और अगर इमेजिनेशन हो गया और डू लगा है, डू मतलब प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, तो प्रेजेंट के इमेजिनेशन में हम V2 का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट के इमेजिनेशन में V2 का प्रयोग, पास्ट के इमेजिनेशन में हैड प्लस V3 का प्रयोग। तो इसीलिए मैंने डू को यहां से काटा और मैंने लिख दिया डिड, क्योंकि डू का V2 होता है डिड। डिड यू एवर विश यू कैन फ्लाई, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब बताओ, आई विश आई एम लिविंग इन अ मैजिकल वर्ल्ड, मैं विश कर रहा हूं, भाई मैं विश कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये ठीक है, इसका मतलब जो भी हो, इसका मतलब ये है उसको पछतावा है। आई एम लिविंग इन अ मैजिकल वर्ल्ड, क्या वो मैजिकल वर्ल्ड में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसका मतलब क्या, ये इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन है तो पास्ट यानी कि V2, तो आपने यहाँ पे एम को काटा और इसकी जगह वर लिख लिया। एम को काटा और इसकी जगह क्या लिख दिया, वर लिख दिया। चलो यहां तक की बात समझ में आई, जल्दी से बताइए। हाँ, एक लास्ट ये सेंटेंस देख लो यहाँ पे, ये सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है। अब यहाँ पे मैं पास्ट की इमेजिनेशन की बात करूंगा। आई विश, काश की, आई टॉट क्या होता है, V2 होता है, काश की मैं पढ़ाया होता तुमको। अगर ये लास्ट ईयर नहीं लिखा होता तो सेंटेंस बिल्कुल सही होता, काश कि मैं तुमको पढ़ाया होता, यानी मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं, काश कि मैं तुमको पढ़ाया होता, ये मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट का इमेजिनेशन सेंटेंस हो गया। ठीक है, मान लो मेरे सामने एक बच्चा आया, उसको कुछ भी नहीं आ रहा इंग्लिश, तो मैंने उससे क्या बोला, काश कि मैं पढ़ाया होता तुमको, है ना, ये हो गया। लेकिन 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 मैंने इसके बाद लिखा है लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल। तो भाई काश कि मैं तुमको पढ़ाया होता पिछले साल, तो अब तक तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होता। यही चीज मैं कहना चाह रहा था उस बच्चे से जो मुझे अभी मिला। ठीक, मैंने क्या कहा, काश कि मैं पढ़ाया होता तुमको पिछले साल, तो अब तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। तो एक बात बताओ, ये इमेजिनेशन की बात है, क्योंकि भाई ये तो पूरा तो हुआ नहीं, अनफुलफिल्ड विश हुआ। और अगर अनफुलफिल्ड विश हुआ, क्या ये प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ है? सर ये पास्ट में हुआ है, क्योंकि आपने लिखा है लास्ट ईयर, यानी पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट की बात हो रही है तो हैड प्लस V3, तो हैड भी लगाना पड़ेगा हमें। तो भाई यहां पे आपको हैड भी लगाना पड़ेगा। तो आई विश आई हैड टॉट यू लास्ट ईयर। क्या मेरी ये बात क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है? यही चीज आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में करना है, यही सारी की सारी चीजें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में करने हैं। ठीक है, ये सारी सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है, इसी को आप अपने चीजों को यूज करिएगा। चलो भाई आगे देखें, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो मैंने ये चीज बताया था, एज इफ लग जाए, एज इफ, जैसे कि, एज इफ का हिंदी होता है जैसे कि। और जैसे कि जब भी आता है, तो जैसे कि जब भी आता है, अगर इसके बाद पास्ट का सब्जेक्टिव मूड लग जाए, अगर इसके बाद क्या लग जाए, पास्ट का सब्जेक्टिव मूड। पास्ट का सब्जेक्टिव मूड का मतलब क्या है, इमेजिनेशन यानी अनफुल्ड विश की बात कर रहा है, अनफुल्ड विश की बात कर रहा है। तो एज इफ के बाद अनफुल्ड विश आ जाए, तो आपको क्या बताना है, ये एक इम्प्रोबेबल कंडीशन है।
अगर कोई इम्प्रोबेबल यानी कि जो क्या हो, संभव ना हो सके, यानी इमेजिनेशन की ही तो बात हो रही है, इमेजिनेशन की ही तो बात हो रही है। तो भाई अगर कोई इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है तो उसमें यूज करोगे आप पास्ट का सब्जेक्टिव मूड, यानी कि V2 या फिर हैड प्लस V3। ठीक, एज इफ के साथ इमेजिनेशन वाला सेंटेंस आए या अनफुलफिल्ड विश आ जाए तो आप यूज करोगे पास्ट का सब्जेक्टिव मूड। लेकिन अगर एज इफ के बाद कोई प्रोबेबल कंडीशन आ जाए, यानी कि जो पॉसिबल हो, तो आप यूज करोगे नॉर्मल टेंस। जैसे कि मैंने कहा, शी टॉक्स एज इफ शी इज मैड, वो ऐसे बोलती है, वो ऐसे बात करती है, ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, वो ऐसे बात करती है जैसे कि वो है पागल। अब बताओ, वो है पागल, इसका क्या मतलब है? क्या वो सच में पागल है? ये इज लगा है। तो भाई अगर मैं उसको नहीं जानता, अगर मैं उसको नहीं जानता, क्या पता वो सच में पागल हो, तो भाई ये तो प्रोबेबल कंडीशन हुआ। और अगर प्रोबेबल कंडीशन हुआ, अगर मैं उसको नहीं जानता, अगर वो प्रोबेबल कंडीशन है, तो भाई उस हिसाब से इज बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं उसको नहीं जानता, ये प्रोबेबिलिटी की बात है, तो वो बिल्कुल ठीक है, इज ही लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी बताइए, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सारी चीजें कल मैंने हम लोग को बताया था, क्या ये बात क्लियर है? कभी भी प्रोबेबल कंडीशन हो, यानी कि संभावना हो, तो उसके लिए टेंस क्या रखेंगे? नॉर्मल टेंस। लेकिन संभावना नहीं है, इमेजिनेशन की बात है, तो उसके लिए क्या रखेंगे? पास्ट का सब्जेक्टिव मूड रखेंगे। चलो भाई, इसमें सौम्या ने कहा यस सर। चलो भाई, तो ये सारी चीजें कल मैंने बताया था आप लोगों को, आप लोग एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लो, एक बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत यूजफुल रहेगा। यहां पे देखो लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है, आई विश आई कुड गो टू द पार्टी यस्टरडे, काश कि मैं गया होता उस पार्टी में कल। तो भाई एक बात बताओ, ये क्या है? प्रोबेबल कंडीशन है या इम्प्रोबेबल कंडीशन है? अब तो एक तरीके से देखा जाए ये पास्ट की बात हो रही है ना? तो भाई पास्ट की बात कर रही है तो क्या यूज करेंगे? प्रोबेबल कंडीशन में फिक्स सेंटेंस होगा, प्रोबेबल कंडीशन में फिक्स सेंटेंस होगा। हाँ, जो चीज रियल है वही रखेंगे, दूसरी चीज उसका टेंस क्या होगा? नॉर्मल होगा। लेकिन इम्प्रोबेबल में जो हो ही नहीं सकता, उसमें क्या रखेंगे? इमेजिनेशन वाला सेंटेंस, यानी कि पास्ट का सब्जेक्टिव मूड। और पास्ट का सब्जेक्टिव मूड दो था, अगर प्रेजेंट में बात कर रहा हो तो V2 पास्ट के सब्जेक्टिव मूड में, और अगर पास्ट की बात कर रहा होगा तो हम हैड प्लस V3 लगाते हैं। यही चीज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये इस क्वेश्चंस को देख लो, इन क्वेश्चंस को देख लो, आप लोगों को समझ में आएगा। शी स्कोल्ड्स हिम, वह उसको, वह इसको ऐसे डांटती है, एज इफ, ऐसे जैसे कि वह उसको ऐसे डांट रही है, एस लगा है ना, स्कोल्ड्स मतलब डांटती है, स्कोल्ड्स मतलब डांटती है, और डांट रही है मतलब इज स्कोल्डिंग। तो भाई वह उसको ऐसे डांटती है जैसे कि शी इज हिज वाइफ। अब देखो, अब यहां पे मैंने प्रेजेंट टेंस लगाया, यहां पे मैंने प्रेजेंट टेंस लगाया, तो क्या पता वो उसकी सच में वाइफ हो, मैं उसको नहीं जानता, तो ये एक प्रोबेबिलिटी तो हो गई ना कि वो उसकी वाइफ हो। अब मैं उसको नहीं जानता, मैं उन दोनों को नहीं जानता, तो ये एक प्रोबेबिलिटी हुई कि ये उसकी वाइफ होगी, इसीलिए उसको ऐसे डांट रही है, तो इसीलिए हमने नॉर्मल टेंस लगा दिया, यानी कि इज लगा दिया, यानी कि हमने इज लगा दिया, और उस कंडीशन में हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, अच्छा अगेन दिखा दें, लो भाई देख लो अगेन। तो ये हम लोग ने लगाया। अब उसके बाद 8 नंबर क्या लिखा है? 8 नंबर क्वेश्चन बताइए सर। कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ही डांस वाला, यही वाला। जल्दी बताओ ज्योति, ही डांस वाला या कोई और? हो गया है सर। अच्छा ज्योति जी बताइए, 8वां यही डांस वाला कह रहे हो आप, या ही टॉक्ड वाला? बर्थडे, बर्थडे। अच्छा ठीक है, देखो बर्थडे वाला देखो, ऑन हिज ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, उसके भाई के बर्थडे पार्टी में, ठीक है, ही इज हैप्पी, वह है बहुत ज्यादा खुश। उसके भाई के बर्थडे में वो है बहुत ज्यादा खुश। एज दो, भाई एज इफ की जगह एज दो भी आता है, मैं फिर से आपको बता देता हूं, कहीं कहीं पे एज दो भी लिख देता है। तो उसके भाई के बर्थडे पे वो है बहुत ज्यादा खुश, एज दो इट इज हिज बर्थडे, जैसे कि वह है उसका खुद का बर्थडे। जरा एक बार बताओ, क्या इसमें प्रोबेबिलिटी है? क्या इसमें प्रोबेबिलिटी है या फिर इम्प्रोबेबल है? क्या ये प्रोबेबल है या इम्प्रोबेबल है? क्या उसका बर्थडे है या फिर उसके भाई का ही बर्थडे? तो यहां पे एक चीज में हम लोग ने देख लिया कि सर उसके भाई का बर्थडे है, सेंटेंस में ऑलरेडी गिवन है। तो भाई सेंटेंस में ऑलरेडी गिवन है तो प्रोबेबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं ना होगी, प्रोबेबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं ना होगी, तो ये तो इमेजिनेशन की बात हो गई है ना। एक बात बताओ, प्रोबेबल मतलब क्या? कि हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है उसका बर्थडे है?
सर ये तो साफ दे दिया कि उसके भाई का बर्थडे है। अगर मैं यहां से सेंटेंस देखता ना खाली ही इज हैप्पी एज दो इट इज हिज बर्थडे, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता कि वो इतना खुश है जैसे कि उसका खुद का बर्थडे है। तो मुझे नहीं पता, क्या पता सच में उसका बर्थडे हो, लेकिन जब मैंने देखा कि उसके भाई का एक्चुअली में बर्थडे पार्टी है, फिर भी वो इतना खुश है, तो भाई मैं क्या कहूंगा, वो इतना खुश है अपने भाई के बर्थडे में जैसे कि उसी का बर्थडे हो। तो उसका बर्थडे है नहीं ना, ये तो इमेजिनेशन हो गया ना, इम्प्रोबेबल हो गया ना। और अगर इम्प्रोबेबल हो गया तो पास्ट का सब्जेक्टिव मूड, और पास्ट का सब्जेक्टिव मूड होता है V2 प्रेजेंट के टेंस के लिए, और हैड प्लस V3 पास्ट के लिए। तो भाई ये प्रेजेंट में दर्शाता है, ये पास्ट में दर्शाता है, और सेंटेंस किसका है, इज लगा है, यानी कि प्रेजेंट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हमें V2 यूज करना पड़ेगा, यानी यहां इज की जगह यहां पे हमें वर लिखना पड़ेगा। वर होता है ना भाई, वॉज और वर होता है V2, इज का V2 क्या होता है, वॉज और वर होता है ना। तो भाई वर ही आएगा, वॉज कभी भी नहीं आएगा। क्या अब बात समझ में आई ज्योति? ज्योति जी, अरे मैं वही तो बता रहा हूं, एज इफ और एज दो का सेम मीनिंग होता है, एज इफ एज दो का सेम मीनिंग होता है, दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है। होगा, और क्या होगा, हिंदी मत सोचो ना क्या होगा, आप कंटेंट समझे कि नहीं, आप क्वेश्चन समझे या नहीं, मेरे को बस इतना बताओ। आपका हिंदी पे मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि जिस बच्चे को दिक्कत होती है ताकि उसको समझ में आए। आपने अगर ये बात समझ लिया, ये सेंटेंस समझ लिया, तो बार बार हिंदी मत यूज करना आप लोग, ठीक है। चलो ओके सर, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अब मैं इस चीज को समझा रहा था, तो भाई इसमें मैं उसको जानता हूं, मैं शी को भी जानता हूं, मैं ही को भी जानता हूं, तो क्या मेरे को पता है ना उन दोनों में शादी है या नहीं है। तो मैंने बोला वो उसको ऐसे डांट रही है जैसे सच में उसकी बीवी हो, क्या पता वो उसकी बीवी हो, शी में बी हिज वाइफ, क्योंकि मैं उन दोनों को नहीं जानता। लेकिन अगर मैं उन दोनों को जानता हूं तो फिर भी मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा शी स्कोल्ड्स हिम, वो उसको ऐसे डांटती है जैसे कि शी वर हिज वाइफ, जैसे कि वो उसकी बीवी ही है। तो भाई एक बार बताओ, क्या वो उसकी बीवी है? नहीं। तो ये एक तरीके से इम्प्रोबेबल हुआ ना, ये आपका इम्पॉसिबल वाली बात हुई ना, ये आपका इमेजिनेशन वाली बात हुई ना, इम्प्रोबेबल। तो भैया अगर ऐसा सीन है तो हमको वर यूज करना पड़ेगा, और ये सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ये बात हो गई। अगला देखो, अगले दो सेंटेंस को देख लो, इन दो सेंटेंस को समझ लो। शी स्कूल्स मी, वो मुझको ऐसे डांट रही है, डांटती है, वह मुझको ऐसे डांटती है जैसे कि शी इज माई वाइफ, जैसे कि वह है मेरी बीवी। अब एक बात बताओ, आपका यहां पे कह रहे थे आप यहां पे कि सर मे बी क्या पता वो उसकी वाइफ हो, तो ये प्रोबेबल वाली बात है। क्या यहां प्रोबेबल होगा? सर यहां पे प्रोबेबल होगा या फिर यहां इम्प्रोबेबल होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बताओ कि सर ये प्रोबेबल होगा या इम्प्रोबेबल होगा। वह मुझको ऐसे डांटती है जैसे कि वह मेरी बीवी है। अब बताओ जरा, क्या ये प्रोबेबिलिटी वाली बात है या इम्प्रोबेबिलिटी वाली बात है? तो मुझको तो पता होगा ना कि वो मेरी बीवी है या नहीं है। अब खुद से सोचो यार, इम्प्रोबेबल बिल्कुल सही बात है, इसमें तो प्रोबेबिलिटी की कोई बात ही नहीं है कि वो मेरी बीवी है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं तो बिल्कुल मेंटली एकदम बिल्कुल बेवकूफ हूं। ये तो मुझे पता ही होगा ना यार कि वो मेरी वाइफ है कि नहीं है। अगर वो मेरी वाइफ नहीं है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे वर का प्रयोग करूंगा, ठीक है। अब बात समझ में आई? अब समझ में आया ना कि शी स्कोर्ड्स मी एज इफ शी वर माय वाइफ, वो मुझे ऐसे डांटी जैसे वो सच में मेरी बीवी है। हिंदी में आप लोग ऐसे बोल देते हो। अब सच में मेरी बीवी है तो भाई हमको तो इतना तो पता होगा ना कि मेरी बीवी है कि नहीं है, भगवान करे हो। चलो, शी स्कोल्ड्स मी एज, अब देखो मैंने एज के बाद यहाँ पे इफ नहीं लगाया, तो भाई यहाँ पे एज का मतलब हो गया बिकॉज। बिकॉज शी स्कोल्ड्स मी, वो मुझे हमेशा डांटती थी क्योंकि शी इज माई वाइफ, क्योंकि वो है मेरी वाइफ। तो यहाँ पे कंफर्म है कि वो उसकी वाइफ है। समझ में आया ना मेरी बात? रुक जाओ, अभी कंडीशनल पे हम लोग आएंगे, अभी कंडीशनल पे आते हैं हम लोग। यहां तक का बात समझ में आया? क्या आप लोग को ये मूड का बनते, क्या वो चीज समझ में आया ना आप लोगों को? पहले बस इतना बता दो, फिर मैं आपका आ जाऊंगा उस पे, कंडीशनल पे। अभी कंडीशनल हम लोग नहीं शुरू नहीं किया है। सौम्या ने कहा यस। आपको ये बात समझ में आ गई ना, ये मूड पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। भाई देखो क्वेश्चन, एक बात और बता दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, ये आपको जल्दी प्री में नहीं दिखेगा, ये मेंस में ज्यादा दिखेगा। मेंस के क्वेश्चंस आते हैं इससे। मैं आपका इतना सा लेके ना इतना टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट करना चाहता हूं। मैं आपको ऐसा इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ऐसा टेंस टॉपिक पढ़ा रहा हूं ताकि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े कुछ भी। ये ऐसा टेंस आप लोग पढ़ रहे हो, रियलिटी बता रहा हूं, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपको। आपको सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको समझना है, इनको अपने दिमाग में डालना है।
अब मैंने फिर आपको क्या बताया कि और क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन और बनता था इट इज हाई टाइम या राइट टाइम या अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर V2 लगता है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको हर किताब में मिल जाएगा। तो वही चीज मैंने बताया, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू सजेस्ट दैट समथिंग शुड बी डन एंड दैट इट इज ऑलरेडी अ बिट लेट, ऑलरेडी अ बिट लेट। किस चीज को, किसी कार्य को कर लेना चाहिए था लेकिन वो ऑलरेडी क्या हो गया, देर हो चुका है। तो हम लोग ये सेंटेंस यूज कर लेते हैं, ये कंटेंट यूज कर लेते हैं, स्ट्रक्चर। इट इज टाइम वी गो होम। इट इज टाइम यानी कि यही समय है कि हमें घर पे होना चाहिए था। ये समय पे हम लोग घर पे होना चाहिए था। आप लोग हिंदी में भी कहते हो ना, मम्मी लोग जब आप लोग घूमने उमने जाते हो, बाहर जाते हो, लेट हो जाता है, तो आप लोग बोलते हो ना कि यार इस समय तो हमें घर पे होना चाहिए था, कहते हो ना ऐसा। तो ये वही सेंटेंस है, इस समय तो हमें, इस समय मतलब प्रेजेंट के टाइम पे, इस समय हमें घर पे होना चाहिए था। और था की बात होती है ना, तो भैया इसीलिए वेंट बोलते हैं। और इसीलिए देखो यहाँ पे या तो V2 या तो वर्ब। रटना है तो रट लो भाई, रटने के लिए तो हर एक चीज अवेलेबल होती है आपके पास। लेकिन समझो क्यों ये बात कहते हैं। इट इज राइट टाइम, यही सही समय है, यू डू या डिड दिस वर्क, यही सही समय है कि तुमको ये कार्य कर लेना चाहिए था। तो कर लेना चाहिए था ना भाई, अफसोस हो रहा है ना आपको, लेट हो गया है, आप ऑलरेडी लेट हो गए हो, ठीक है। तो आप बोलोगे डिड। इट इज अबाउट टाइम सीता एंड राम मेट, यही सही समय है, यही सही समय था, यही सही समय है कि राम को और सीता को मिल लेना चाहिए था। तो भाई मीट क्या, मेट क्या है, वीटू ही तो है। इट वॉज टाइम, यही सही समय था, वी स्टार्ट। भाई ये देखो पास्ट का हो गया, और अगर ये पास्ट का हो गया तो भाई वी स्टार्ट नहीं बोलेंगे, इस अपना यूज करेंगे वी हैड स्टार्टेड, वी हैड स्टार्टेड, यही सही समय था। तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए आपने अभी देखा कि पास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं हैड प्लस V3, और प्रेजेंट के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं V2। भाई देखो प्रेजेंट था तो हमने V2 लगाया, पास्ट हुआ तो हमने हैड प्लस V3 लगा दिया। समझ में आया ना, ठीक है। अगला क्या स्ट्रक्चर दिखने को मिल जाएगा, इट इज हाई या राइट या अबाउट टाइम लग जाएगा, और उसके बाद इंफिनिटिव, इंफिनिटिव यानी कि 2+V1। इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, यही समय। और ये बात किसकी करता है, ऑन टाइम की, अभी की बात करता है। अगर मैं अभी कह रहा हूं कि यही सही समय है कि हम लोग को पढ़ लेना चाहिए, तो भाई मैं क्या कहूंगा, इट इज टाइम टू स्टडी इंग्लिश, इट इज टाइम टू स्टडी इंग्लिश, यही सही समय है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ लेना चाहिए। तो ये ऑन टाइम की बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। इट इज टाइम टू गो देयर, यही सही समय है कि हमको वहां जाना चाहिए, यही सही समय है कि हमको उसकी शादी अटेंड करनी चाहिए। इट इज टाइम टू अटेंड द मैरिज, टू अटेंड हिज मैरिज, टू अटेंड हिज मैरिज। अब समझ में आया। टाइम में आवर्स की बात हो तो टाइम में आवर्स की बात इस पे नहीं आ पाएगा, इसमें नहीं आ पाएगा। ये टाइम लिखा है, टाइम, अरे टाइम नहीं मेरे भाई, ये टाइम मतलब वो वाला टाइम मत समझना कि 2 घंटा 4 घंटा, ये टाइम वर्ड लिखा है, ये टाइम शब्द लिखा हुआ होगा, एज अ वर्ड लिखा होगा। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये ऐसा फ्रेज होता है, ये लिखा होता है, ठीक है। इसमें आवर्स की कोई बात नहीं होगी, इसमें घंटा या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ये समय एज अ वर्ड लिखा हुआ है। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, यही सही समय है। तो बस ये चीज हम लोग यूज करते हैं, ये फ्रेज यूज करते हैं। चलो भाई अब आते हैं हमारा मेन कंडीशनल, जो आज हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। तो कंडीशनल पढ़ना है अब हम लोग। कंडीशनल मैंने 4 कंडीशनल कल आपके सामने डिस्कस किया था, और फर्स्ट है आपका जीरो कंडीशनल, जो कि फैक्ट्स को बात करता है। फैक्ट्स के अलावा ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ। भाई यूनिवर्सल ट्रुथ भी तो एक तरीके से फैक्ट ही हो गया, तो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर लेता है, मैथमेटिकल फैक्ट्स की बात कर लेता है, जो भी चीजें हैं फैक्ट्स जो रिलेटेड है, या फिर कोई एक ऐसा एक्शन, जरूरी नहीं फैक्ट की ही बात हो, कोई एक ऐसा एक्शन जो हमेशा होता है, कोई एक ऐसा एक्शन। भाई देखो फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ ग्राफ कैसा बनाता है, पास्ट में भी होता था, प्रेजेंट में भी हो रहा है, और फ्यूचर में भी होगा। ऐसा कोई भी अगर ऐसा ग्राफ बन जाए तो आपको उसको जीरो कंडीशनल में रखना है, ठीक। फर्स्ट कंडीशन प्रोबेबिलिटी, आपकी संभावना की बात करता है, और वो प्रेजेंट की संभावना हो चाहे फ्यूचर की संभावना हो, उसकी बात करता है। सेकंड कंडीशनल क्या बात करता है, इम्प्रोबेबिलिटी, यानी कि असंभव वाली बात करता है, कि अगर तुम ऐसा किए होते, समझ रहे हो ना, अगर तुम उस टाइम ऐसा पढ़ रहे होते, अगर तुम पिछले साल अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते, तो भाई आज तुम्हारा नौकरी होता। तो ये क्या है, इम्प्रोबेबल, तुमने किया नहीं ना, तो भाई इम्प्रोबेबिलिटी तो हुआ, इमेजिनेशन ही तो हुआ। तो अब वहां पे हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इम्प्रोबेबल में प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, सेकंड कंडीशनल। लेकिन पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, थर्ड कंडीशनल। बस इतना ही होता है। जैसा सर मीट यू लास्ट मंडे, ज्योति आप क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं आपकी बात, एक बार फिर से मुझे बताओ। जैसा सर मीट यू लास्ट संडे,
अच्छा, आई विश आई मीट यू, आई विश आई मीट यू ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? आई विश आई मीट यू, तो मीट यू नहीं होगा, आई विश आई मेट यू होगा। ठीक है, चलो अब आओ जीरो कंडीशनल, यानी कि क्या आपका डायग्राम कैसा होना चाहिए? ये वाला डायग्राम होना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी ये डायग्राम बनना चाहिए। तो भैया ऐसे सेंटेंस होते हैं हमारे, और उसका स्ट्रक्चर हर किताब में है, आप हमेशा पढ़ते आए हो। ठीक है, नहीं, अगर वहां की बात कर रहे हो तो वहां पे टाइम में लास्ट डे नहीं लगेगा। ठीक है, इट इज टाइम ही लगा होता है। लास्ट डे आप वहां पे यूज कर सकते हो, जब सिंस ऑफ और की बात करते हैं ना, वहां पे आप यूज कर सकते हो। वहां के टाइम में सिंस ऑफ और के बाद जो टाइम होता है वहां पे आप ये चीज यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं, इट इज टाइम में नहीं। ठीक है, चलो अब जीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर आप सबको पता है। सर यहाँ पे V1 लगता है, V1 क्यों लगता है? क्योंकि ये डायग्राम ही सर V1 का होता है ना। और यहाँ पे कंडीशन स्टार्ट कैसे होता है भाई? कंडीशन स्टार्ट कैसे होता है? कंडीशन कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी इफ से। भाई कभी कभी इफ की जगह कोई और कंडीशनल वर्ड भी आ जाता है, मैं फिर से आपको बता देता हूं, इफ की जगह कोई और भी कंडीशनल वर्ड भी आ जाता है। ठीक, दूसरी चीज ये कि भाई देखो यहां से यहां और फिर मैंने कॉमा लगाया, इफ यहां कंजंक्शन है, यहां पे कॉमा लगाया, फिर ये। अब इन दो क्लॉजेस को देखो, यहां पे भी वर्ब, यहां पे भी वर्ब, तो दोनों क्या हुआ? क्लॉज हुआ। तो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ कौन रहा है? कंजंक्शन इफ जोड़ रहा है। लेकिन इसी को जब हम उल्टा कर दे भाई, इसी चीज को उल्टा कर देंगे तो भाई ये पार्ट पूरा का पूरा उठ के इधर आ गया, और ये पार्ट पूरा पूरा उठ के इधर चला गया, तो ये हो गया, और बीच में आपके पास कंजंक्शन इफ आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब एग्जांपल्स देखिएगा आप लोग। ठीक है, सर आज इंग्लिश का क्लास नहीं है था? हाँ बिल्कुल क्लास नहीं था, आज सर का क्लास था, बिल्कुल मैं मानता हूँ विशाल, लेकिन आज सर नहीं आए तो इसलिए मैंने आ गया। आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप लोग को जो टाइम है पढ़ने का वो पढ़ोगे आप। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, अगर वर्षा हुई तो होती है, अगर वर्षा होती है, द स्ट्रीट्स गेट वेट। भाई तो बिल्कुल सही बात है, जो स्ट्रीट्स है, जो रोड है, वो गीला हो जाता है। तो ये तो सर बिल्कुल सही है, ये तो पहले भी होता था, आज भी होता है और कल भी होगा। ये तो ऐसा सेंटेंस हो गया। तो चलो, इफ वी ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहां पे भी देखो V1 है, क्योंकि V है तो V1, और यहां पे दे है तो दे है तो V1 इंटरसेक्ट। ठीक है, ऑयल विल फ्लोट इफ यू पोर इट ऑन वाटर। भाई अगर आप ऑयल को पानी पे डालोगे तो वो तैरेगा, तो ये तो हमेशा होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है, कल भी होगा, तो विल की जरूरत नहीं है। इफ आई सी हर फोटो, मैं अब इस सेंटेंस को समझना भाई, इफ आई सी हर फोटो आई विल मिस हर मोर एंड मोर। भाई इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं जब भी उसकी फोटो देखता हूं, मैं जब भी उसकी फोटो देखता हूं, मैं उसको हद से ज्यादा मिस करता हूं। ये है इस सेंटेंस का मतलब। समझ रहे हो ना मेरी बात को? भाई जब भी, ये एक्शन क्या है? ये पास्ट में भी होता था, अभी भी हो रहा है, और मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे को अपने प्यार में पूरा भरोसा है कि ये आगे भी होगा। तो वही कह रहा है, इफ आई सी हर फोटो, मैं जब भी उसका फोटो देखूंगा या देखता हूं तो आई मिस, तो वो आई के साथ V1 मिस आ गया, आई मिस हर, मैं उसको बहुत ज्यादा याद करता हूं, मोर एंड मोर, इतना ज्यादा मोर लिख दिया है ना, क्या बात है। सर ऑयल फ्लोट्स होगा, हाँ हाँ हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है सर, ऑयल के साथ फ्लोट्स होगा, बिल्कुल सही बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऑयल विल फ्लोट नहीं, ऑयल फ्लोट्स होगा, बिल्कुल सही बात है सौम्या जी, थैंक यू। तो ये चीजें हो गई, समझ में आ रहा है ना बात? तो भाई अब देखो लास्ट, लेकिन एक तरीके से देखो ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो यूनिवर्सल ट्रुथ है यार, उसकी याद ही आ जाती है, वो ऐसी थी। अगला लाइन देखो, माई अंकल गिव्स मी स्वीट्स व्हेन ही कम्स टू मी। मेरे अंकल जब भी आते हैं, देखो भाई यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगा? व्हेन लगा है, यहाँ पे इफ लगा था लेकिन यहाँ पे व्हेन लगा है। तो मेरे अंकल जब भी यहाँ आते हैं वो मेरे लिए मिठाई लेकर आते हैं। तो भाई ये एक तरीके से क्या है, ये पास्ट में भी होता था, प्रेजेंट में भी होता है, और हो सकेगा फ्यूचर में भी होगा। तो एक तरीके से ये भी हमारा फैक्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई ना? ये एक तरीके से फैक्ट हो गया। चलो भाई ये जीरो कंडीशनल था, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इफ आया, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। तो भाई कंडीशनल वर्ड, एक चीज और आपको बता दूं कि जो भी कंडीशनल वर्ड होता है, इफ, यहां पे इफ है, कहीं कहीं व्हेन भी हो सकता है, जो भी कंडीशनल वर्ड होता है इफ के बाद या फिर कंडीशनल वर्ड के बाद हमेशा सेंटेंस में आपको कंडीशन ही लिखना पड़ेगा, और कंडीशन के बाद आपको रिजल्ट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई कंडीशन है तो भाई उसका परिणाम भी होगा, कोई ना कोई कंडीशन है तो उसका परिणाम भी होगा, तो उसके बाद रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा। हाँ ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप रिजल्ट लिख लो, उसके बाद
इफ लगा दो या फिर कंडीशनल वर्ड लगा दो और उसके बाद कंडीशन लगा दो, तो आपका ये स्ट्रक्चर भी ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। देखो वही मैंने लिखा है, इफ के बाद ये कंडीशन बता रहा है और ये उसका रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। और फिर क्या किया मैंने, ये रिजल्ट बता दिया और उसके बाद ये कंडीशन बता दिया। तो भाई ऐसा ही चीज होता है, लेकिन इफ के बाद रिजल्ट नहीं आएगा, इफ के बाद कंडीशन ही आएगा, ठीक है। मोर एंड मोर समझ नहीं आया, अरे मत समझो, ये तब समझ में आएगा जब आप फोटो देखोगे। मोर एंड मोर मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं उसको याद करता हूं। अब देखो इसके एग्जांपल्स देखिएगा, और यहां पे क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं वो मैंने यहां पे लिखा है, ठीक। इफ ही विल वर्क हार्ड, अगर वह मेहनत करता है तो, भाई करेगा, करेगा लिखा हुआ है, ही विल पास द एग्जाम, वो पास हो जाएगा एग्जाम में। तो भाई इफ के बाद तो कंडीशन आ गया ना कि अगर वो मेहनत करे, तो भाई इफ के बाद क्या आता है, आपको V1 ही खाली लिखना है, इसलिए विल नहीं लगेगा। इफ ही वर्क हार्ड, अगर वह मेहनत करे, करता है, अभी वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। भाई फर्स्ट कंडीशन क्या बात करता था, देखो मैंने आपके सामने लिखा है, सर फर्स्ट कंडीशन हमारा प्रोबेबिलिटी की बात करता है, यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी की बात करता है। दूसरी चीज या तो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी या तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, इसकी बात करता है। तो भाई हमने वही चीज देखा कि अगर वह मेहनत करेगा, अगर वो बहुत ज्यादा कड़ी परिश्रम करेगा तो वो पास हो जाएगा। तो मैं ये क्या बात कर रहा हूं, ये मैं प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की बात कर रहा हूं, है ना। ये प्रेजेंट में मेहनत करेगा तो वो फ्यूचर में पास हो जाएगा। भाई ये प्रोबेबल है, जाहिर सी बात है, ये हर ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावता की बात करता है। बी ए तो ये संभावना की बात करता है, तो ये प्रोबेबल है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इफ आई विल गिव हिम द बुक्स इफ ही कम्स हियर, अगर वो यहां आता है, अगर वो यहां आता है तो मैं उसको किताबें दे दूंगा। भाई बिल्कुल सही बात है, अगर वो आता है तो मैं दे दूंगा, तो ये तो प्रोबेबिलिटी की बात हो गई, संभावना, यानी कि ये बिल्कुल हो सकता है, और हो सकता है तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इफ के बाद देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया और यहाँ पे फ्यूचर, ये कंडीशन है, अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसको किताब दे दूंगा। ये भाई ये दे दूंगा क्या है, ये रिजल्ट हुआ ना मेरा, ठीक है, ये चीजें हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, माई अंकल विल गिव मी स्वीट्स व्हेन ही कम्स टू मी। अब देखो मेरे अंकल का कॉल आया कि बेटा मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए स्वीट्स लेकर आऊंगा, तो ये एक टाइम की बात हो रही है, ये एक टाइम की बात हो रही है। लेकिन जब पिछला सेंटेंस मैंने देखा था उसमें हमेशा की बात हो रही है। माई अंकल गिव्स, अगर गिव्स हो गया तो ये हमेशा का होगा, कि जब भी वो आते हैं हमेशा देंगे। लेकिन ये एक टाइम की बात हो रही है, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम, ठीक है आपका। when he comes to me, जब मेरे अंकल आएंगे यहाँ पे, आते हैं यहाँ पे, आएंगे यहाँ पे, तो he will give me sweets, तो वो मुझे मिठाई देंगे। जब वो यहाँ आते हैं तो मुझे मिठाई देंगे, ठीक है। इफ राखी विल रिवाइज केयरफुली शी विल स्कोर गुड मार्क्स, तो भाई ये क्या है, ये तो प्रोबेबिलिटी की बात है ना, हर एक बच्चा अगर रिवाइज करेगा प्रॉपर्ली तो उसके स्कोर्स अच्छे होंगे। लेकिन एक तरीके से ये आपका रिजल्ट हो गया और ये आपका कंडीशन हो गया, भाई अगर रिवाइज करते हो तो। लेकिन कंडीशन में आपको विल नहीं लगाना है, तो आपने यहाँ काटा और यहाँ रिवाइजेस किया। इफ राखी रिवाइजेस केयरफुली तो शी विल स्कोर गुड मार्क्स। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको हर किताब में हर टीचर बताता है, लेकिन अब हम लोग को ये बात पढ़ना है जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, आपको ये चीज जानना है। ये तो रटने वाला चीज है भाई, ये तो आप रट भी सकते हो, समझना ना समझना दैट इज अप टू यू। अब इसको समझो, वी कैन नॉट यूज विल और शैल इन एडवर्ब क्लॉज। बच्चे जैसे हमने थोड़ी देर पहले नाउन क्लॉज पढ़ा था जो कि जवाब देता है व्हाट का, इसी तरीके से एडवर्ब क्लॉज होता है जो कि जवाब देता है टाइम। देखो भाई पूरा देखकर लिखा है एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ टाइम, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जवाब हमेशा देगा व्हेन का, हमेशा जवाब देगा व्हेन का। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हमेशा किसका जवाब देगा, व्हेन का जवाब देगा। और उस व्हेन में क्लॉज में वर्ब भी होना चाहिए, यानी दो या दो से ज्यादा शब्द होंगे। और देखो वो कंजंक्शन किससे जुड़ा होगा, एज सून एज से जुड़ा होगा, व्हेन से जुड़ा होगा, अनटिल से जुड़ा हो सकता है, टिल से जुड़ा हो सकता है, अनलेस से जुड़ा हो सकता है। ये सब कंडीशन बताते हैं, कंडीशन भी बताते हैं। देखो भाई एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी है, तो कंडीशन हो चाहे टाइम हो, आपको विल और शैल का प्रयोग नहीं करना है, बस यही चीज आपको समझना है। बट विल और शैल कैन बी यूज्ड इन नाउन। अब लेकिन नाउन क्लॉज हो और एडजेक्टिव क्लॉज हो तो विल और शैल यूज हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको समझिएगा, एग्जाम्पल्स। अनलेस यू विल से सॉरी, जब तक कि तुम सॉरी नहीं बोलोगे शी विल नॉट फॉरगिव यू। भाई एक बात बताओ, अनलेस में ये क्या लगा है, कंडीशन लगा है या नहीं। कंडीशन क्या है,
जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगे तो वो तुमको माफ नहीं करेगी। तो भाई ये एक तरीके से कंडीशन हो गया, और कंडीशन में कभी भी विल और शैल नहीं लगेगा, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा अनलेस यू से सॉरी। इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा अनलेस यू से सॉरी शी विल नॉट फॉरगिव यू। I shall call Ram as soon as I will reach home। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं राम को कॉल करूंगा। ठीक है, मैं राम को कब कॉल करूंगा? तो आप बोलोगे सर जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा। तो ले दे के धीरे धीरे ये किसका जवाब दे रहा है? व्हेन का जवाब दे रहा है, और व्हेन का जवाब एक शब्द से ज्यादा दे रहा है, और यहाँ पे वर्ब भी है और वर्ब भी है, तो आपका ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। ये हो गया एडवर्ब क्लॉज, और ये एडवर्ब क्लॉज कौन सा? ऑफ टाइम, समय का। तो भाई समय का है, तो इसलिए यहाँ पे आपको विल नहीं लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे आई शैल कॉल राम एज सून एज आई रीच होम। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो भाई नेक्स्ट देखो। आई विल गिव हिम सम स्वीट्स, मैं उसको सब कुछ स्वीट्स दूंगा। आई विल गिव हिम सम स्वीट्स, मैं उसको कुछ स्वीट्स दूंगा। व्हेन, लेकिन कब दूंगा? व्हेन आई विल कम बैक होम, जब मैं घर पे आ जाऊंगा। तो ये भी एक तरीके से व्हेन का जवाब दे रहा है, और यहाँ पे व्हेन कंजंक्शन भी लिखा हुआ है, इसलिए आपको विल यहां से काटना पड़ेगा। समझ में आया ना? आई डू नॉट नो इफ पुष्पा विल कम, मुझे नहीं पता अगर पुष्पा आएगा। इफ पुष्पा विल कम आई डू नॉट नो। तो भाई ये सेंटेंस तो बिल्कुल ही गलत हो गया है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। मुझे नहीं पता इफ पुष्पा विल कम, तो भाई इफ के बाद कभी भी विल नहीं आएगा, क्योंकि इफ ऑलरेडी कंडीशन को बताता है। इफ के बाद कभी विल नहीं आएगा, क्योंकि इफ ऑलरेडी कंडीशन में बताता है। इफ पुष्पा कम्स आई डोंट नो व्हेन पुष्पा कब आएगा? तो भाई व्हेन, ये व्हेन का जवाब दे रहा है। अच्छा एक सॉरी, आपने ध्यान नहीं दिया, सॉरी मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अब देखो यहां पे सेंटेंस बिल्कुल सही है, रुकिएगा एक मिनट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों सर सही है? क्योंकि देखो आई डोंट नो के बाद ये पूरा का पूरा किसका जवाब दे रहा है? ये पूरा का पूरा जवाब दे रहा है व्हाट का। मुझे क्या नहीं पता है कि पुष्पा कब आएगा, मुझे क्या नहीं पता है कि पुष्पा कब आएगा। ये पूरा का पूरा व्हाट का जवाब दे रहा है। आई डोंट नो व्हाट, मुझे क्या नहीं पता है कि पुष्पा कब आएगा, और व्हाट का जवाब दे रहा है, तो भैया आपका विल आएगा। देखो यही लिखा हुआ है ना, विल एंड शैल कैन बी यूज इन नाउन क्लॉजेज। तो भाई ये तो नाउन क्लॉज हुआ, ये हमारा नाउन क्लॉज हुआ, और नाउन क्लॉज में विल और शैल आ जाएगा, तो यहाँ पे विल आ जाएगा। इफ पुष्पा विल कम यहाँ पे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? लास्ट सेंटेंस वाला सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, आई डोंट नो व्हाट, मुझे क्या नहीं पता कि पुष्पा यहाँ पे कब आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चलो भाई नेक्स्ट देखो। सेकंड कंडीशनल कब यूज करते हैं? सर हम इम्प्रोबेबल के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो हो ही नहीं सकता, इम्प्रोबेबल, उसके लिए। और उसमें भी किस टेंस के लिए? सर उसमें हम प्रेजेंट टेंस के लिए, और उसमें हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं अपना सेकंड कंडीशनल। ठीक है, देखो भाई अब सब्जेक्ट देखो भाई, इफ कंडीशन है और उसके बाद V2 आ गया, ठीक। और V2 क्यों आया? क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अगर इम्प्रोबेबल की बात करें, और वो भी प्रेजेंट के इम्प्रोबेबल की बात करें, वो भी प्रेजेंट के इम्प्रोबेबल, तो हम यूज करते हैं V2। यही मैंने आपको मूड में थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, और आप इस चीज को रटते हो। ये क्यों आया ये आपको किसी ने नहीं बताया, ये हमारा मूड के वजह से आया, और इसी चीज को मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। देखो भाई यहां V2 क्यों आता है सेकंड कंडीशन में? क्योंकि भैया ये इम्प्रोबेबल है, ये हो ही नहीं सकता, तो भाई प्रेजेंट में नहीं हो सकता तो V2 आएगा। और अगर पास्ट में नहीं हो सकता, तो आपने अभी देखा था पास्ट में नहीं हो सकता तो हैड प्लस V3 आएगा। आप समझ में आ रहा है ये मूड पढ़ने का क्या फायदा था? आपने उस चीज को वहां पढ़ा, यूज यहां हो रहा है, वहां समझा, अब प्रयोग यहां कर रहे हो। इसीलिए लोग यहां पे स्ट्रक्चर को रटते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं रटते, कि कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि क्या ये बना, ये स्ट्रक्चर बना कैसे। ठीक है, स्लो, ये स्ट्रक्चर बना कैसे ये कोई नहीं समझता है। इफ और व्हेन में डिफरेंस बताइए। अरे इफ कंडीशन बताता है, व्हेन समय बताता है। इफ कंडीशन बताता है, व्हेन समय बताता है। आपका दोनों कंजंक्शन है, दोनों ही कंजंक्शन है। इफ लेकिन कंडीशन बताता है, और व्हेन हमारा समय बताता है। चलो तो भाई देखो हमने फिर से देखा कि इम्प्रोबेबल में प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज करते हैं V2, इसलिए यहां पे कंडीशन में V2 आ रहा है। इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद V2 डॉट 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 डॉट, फिर कॉमा लगेगा। फिर सब्जेक्ट के बाद आप लोग क्या यूज कर लेते हो? वुड यूज करते हो। क्यों वुड यूज करते हो? क्योंकि आपने पढ़ा था पीछे कि विल का ही
सेकेंड फॉर्म हो जाता है वुड। आपने थोड़ी देर पीछे पढ़ा था ना भी मूड में, जब हम V2 यूज करते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं, आप लोग ने वहां पे पढ़ा था है ना। तो यही ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। और इसको जब आप लोग रिवर्स भी कर सकते हो, यानी कि इस पार्ट को इधर और इस पार्ट को इधर, बीच में कंजंक्शन इफ आ गया। अब आओ सेंटेंस को देखो। इफ आई वेंट टू दिल्ली, अगर मैं गया होता दिल्ली, अगर मैं जाता दिल्ली, जाता, ठीक है, अगर मैं जाता दिल्ली, आई वुड ट्रेवल बाई मेट्रो, तो मैं ट्रेवल करता मेट्रो से। अगर मैं दिल्ली जाता था, गया होता, अगर मैं दिल्ली जाता तो मैं मेट्रो से ट्रेवल करता। सिंपल सा सेंटेंस का मतलब है, अगर मैं दिल्ली जाता तो मैं मेट्रो से ट्रेवल करता था। इफ आई सॉ हर, आई विल मिस हर, यहां पे मिस गायब हो गया। और सॉ क्या होता है, ये वेंट क्या होता है सर, ये दोनों के दोनों V2 होते हैं। और ये क्या है, ये आपका इम्प्रोबेबल कंडीशन है। भाई मैं गया ही नहीं वहां पे, इम्प्रोबेबल ही तो हुआ, ये इमेजिनेशन ही तो हुआ। तो अगर मैं वहां जाता दिल्ली तो मैं मेट्रो से ट्रेवल करता। इफ आई सॉ हर, अगर मैंने उसको देखा होता तो मैं उसको बहुत ज्यादा मिस करता, बहुत ज्यादा से ज्यादा उसको मिस करता, ज्यादा से ज्यादा उसको मिस करता, ठीक। इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत किया होता, अगर वो कड़ी मेहनत करता तो ही वुड पास द एग्जाम, तो वो एग्जाम पास कर लेता। अगर वो कड़ी मेहनत करता तो वो एग्जाम पास कर लेता। तो सर सेंटेंस में इफ या व्हेन आ गया तो स्ट्रक्चर सेम होगा? नहीं, स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, इफ कंडीशन को बताता है। अगर तुम यहां आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये एक तरीके से कंडीशन हो गया। लेकिन जब तुम यहां आओगे तब मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ये समय की बात हो गया। मैं कब पढ़ाऊंगा, जब तुम यहां आओगे, ये समय की बात हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में यही अंतर है। The students would take the exam if they received their admit card. अगर बच्चे रिसीव किए होते अपना एडमिट कार्ड, तो भाई इफ के बाद V2 आ गया। और आप लोग यही रखते हो, इफ के बाद V2 तो आने वाला सेंटेंस में, आने वाले क्लॉज में हैड, वुड प्लस V1 यूज होता है। तो भाई यहाँ पे वुड प्लस V1, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए भाई देखो, अगला देखो, थर्ड कंडीशन का बात करता है। थर्ड कंडीशन बात करता है इम्प्रोबेबल की, इम्प्रोबेबल सिचुएशन की। लेकिन वो इम्प्रोबेबल BABLE, लेकिन वो इम्प्रोबेबल कंडीशन कब की बात करता है, पास्ट के इम्प्रोबेबल। तो पास्ट का इम्प्रोबेबल मतलब कि अगर ऐसा हुआ होता यानी पास्ट। इफ, और यहाँ पे आता क्या है, हैड प्लस V3 आता है, क्योंकि हैड प्लस V3 हमारा पास्ट को डिनोट करता है, ठीक। कंडीशन में पास्ट को डिनोट करता है। इफ सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3, तो हमारा आने वाला जो टेंस होगा उसमें वुड के बाद हैव और उसके बाद V3, वुड हैव प्लस V3 ये लग जाता है। और अगर ये पार्ट उठा के मैं इधर रख दूं, यानी सब्जेक्ट वुड प्लस हैव प्लस V3, तो उसके बाद इफ कंजंक्शन और उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर। इफ शी हैड टोल्ड मी, अगर उसने मुझे बताया होता यानी पास्ट की बात हो रही है, अगर उसने मुझे बताया होता, आई वुड हैव नॉट कम हियर, तो मैं यहां पे नहीं आता, लेकिन मैं आ चुका हूं। तो भाई अगर मैं यहां पे आ चुका हूं और ये कैसा हुआ, इम्प्रोबेबल, भाई इम्प्रोबेबल हुआ ना, ये इमेजिनेशन ही एक तरीके से हुआ, अनफुल्ड विश हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हूं। अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं यहाँ पे नहीं आता, है ना। तो ये चीजें हो गई आपकी, पास्ट की बात हुई, क्योंकि भाई ये चीज तो हो चुका है ना। They would have scored good marks. I would have scored good marks if they had gone through the syllabus. वो लोग के अच्छे स्कोर्स, अच्छा इस यहां से सुनो, अगर वे लोग they had gone through the syllabus, अगर वो लोग गए होते सिलेबस के मुताबिक, अगर वो लोग गए होते सिलेबस के मुताबिक, तो उनके भी अच्छे स्कोर्स, अच्छे मार्क्स आ जाते, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस का मतलब। इफ आई हैड सीन हर यस्टरडे, अगर मैं उसे कल देखा होता। भाई देखो यस्टरडे मतलब कल, यानी ये पास्ट का टाइम आ गया, ठीक है। और पास्ट का टाइम आ गया, और इफ आ रहा है, इफ मतलब क्या, कंडीशन मतलब क्या, इमेजिनेशन, क्योंकि यहाँ पे पास्ट के टाइम में सिर्फ इमेजिनेशन ही कर सकते हो। अगर मैं कल तुम लोगों को कुछ और पढ़ाता तो आप लोगों को आज समझ में आता, कल यही चीज होता है ना। तो भाई पास्ट का टाइम है और यहाँ पे हैड प्लस V3 ये हो जाएगा। आई वुड हैव मिस हर, मिस होगा कि मिस्ड होगा, भाई मिस की जगह मिस्ड होगा ना, आई वुड हैव मिस्ड हर। अगर मैं उसको कल देखा होता, अगर मैंने, इफ आई हैड सीन हर यस्टरडे, अगर मैंने उसे कल देखा होता, तो आई वुड हैव मिस्ड हर मोर एंड मोर, तो मैं उसको हद से ज्यादा, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा उसको मिस कर रहा होता, ठीक है।
अगर मैंने उसको कल देखा होता तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा मिस कर रहा होता। हाँ, एग्जाम्पल से ही समझा रहे हैं। अब देखो, अब मैंने आपको पूरा हिंदी वर्ड्स आपके सामने लिखा हुआ है, हर एक चीज हिंदी में समझाया है, ठीक है। ज्योति जी आप टेंशन मतलब, अब आप लोग इसको समझो। इफ ही वर्क्स, वर्क्स का मतलब क्या, V1, V1 हो गया। V1 मतलब कौन सा टेंस, V1 मतलब कौन सा कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। तो भाई इफ ही वर्क्स ही विल विन, अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो वह जीत जाएगा। तो ये क्या है, वो ये तो पाई रियलिटी वाली बात है, ये तो रियल सिचुएशन हो गया, ये तो प्रोबेबल वाली बात हो गई, यानी संभव हो सकता है, ये संभव हो सकता है, प्रोबेबल, BABLE, ठीक है। तो भाई ये तो संभव हो सकता है ना, और जब संभव हो सकता है तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि V1, और वो क्या बोलोगे, अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो वो जीत जाएगा, ये तो हर किसी के लिए है ना। लेकिन अब देखो इसी को जब मैंने V2 यानी कि कंडीशन 3 में रखा तो मेरा क्या हो जाएगा, इफ ही वर्क्ड, वर्क्ड क्या है V2, इफ ही वर्क्ड हार्ड, और ये किसकी बात करता है, ये बात करता है इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, लेकिन कैसा टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में इम्प्रोबेबिलिटी की बात होगी, अभी में इम्प्रोबेबिलिटी की बात होगी, अभी मैं बात कर रहा हूं और वो इम्प्रोबेबिलिटी वाली बात कर रहा हूं, तो हम लोग यूज करते हैं कंडीशन नंबर 3, ठीक है। इफ ही वर्क्ड हार्ड, अगर अगर वह कड़ी मेहनत करता, करता यानी कि किया नहीं ना उसने, करता, भाई इमेजिनेशन ही की तो बात हो रही है, अगर वह अभी कड़ी मेहनत करता, ही वुड या ही कुड या ही माइट विन द, ही माइट विन, अगर वह कड़ी मेहनत करता तो वह जीत जाता, तो वह जीत जाता। अब देखो हिंदी में मैंने आपको सब कुछ समझाया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। अगर देखो ही वर्कड हार्ड, तो भाई वो उसने किया नहीं, किया नहीं तो ये क्या हुआ, इम्प्रोबेबल हुआ, और ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट का टेंस है, तो भाई प्रेजेंट के टेंस में V2 ही तो यूज करते हैं। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड, ही वुड माइट कुड, ये भी आ सकता है, देखो भाई ये भी आ सकता है जहां पे जैसा जरूरत हो, ही वुड विन, ही वुड विन, ठीक है। चलो, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड विन, अगर वह कड़ी मेहनत करता तो वह जीत जाता, लेकिन उसने किया ही नहीं, तो किया ही नहीं तो इम्प्रोबेबल, लेकिन मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अपना इम्प्रोबेबल की बात, लेकिन किसमें, पास्ट टेंस में। अब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव वॉन, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती, किया नहीं, ये भी नहीं किया होता, भाई देखो ये मैं किसी पास्ट की बात कर रहा हूं, अब मैं इसको रियलिटी, आप इसको रियल सिचुएशन से क्रिएट करो, आप रियल सिचुएशन से सोचो, ये मैं आपको अभी बोल रहा हूं, ये मैं आपको अभी बोल रहा हूं, ये मैं आपको हमेशा बोलूंगा, फ्यूचर में भी बोल लूंगा ये बात, ठीक है। अगर वह कड़ी मेहनत करेगा, अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप जीत जाओगे, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ये मैं बोल रहा हूं, ये कभी भी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, ये रियल है, ये हमेशा के लिए, ये प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ ही वर्कड हार्ड ही, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड विन, अगर आप कड़ी मेहनत करते, भाई आपने किया नहीं, आप अगर कड़ी मेहनत करते, मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं आपसे कि अगर आप कड़ी मेहनत करते तो आप जीत जाते, लेकिन आपने किया ही नहीं था, है ना, कड़ी मेहनत। अब देखो थर्ड सेंटेंस, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव वॉन, अगर आप कड़ी मेहनत, अगर आपने कड़ी मेहनत की होती, भाई ये मैं आपके पास्ट की बात कर रहा हूं, आपने कहा पास्ट में कड़ी मेहनत नहीं की, है ना, तो अगर आपने कड़ी मेहनत की होती उस टाइम पे जब आपके पास मौका था, तो वह आप अभी तक जीत गए होते, तो आप अभी तक क्या कर लिए होते, जीत गए होते, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखो ये भी 3 देखो, मैंने और भी एग्जांपल दे दिया आपके सामने। इफ शी हैज मनी शी विल बाय दिस कार, अगर उसके पास पैसे हैं, अभी प्रेजेंट की बात है और ये प्रोबेबिलिटी की बात है, क्या पता उसके पास हो, मेरे को नहीं पता, तो भाई अगर उसके पास पैसे हैं तो वह यह कार खरीद लेगी, तो वह यह कार खरीद लेगी, तो ये प्रेजेंट की बात हो गई, रियल की बात हो गई, रियल सिचुएशन की बात हो गई, और ये प्रोबेबल हुआ, ये संभव हो सकता है, क्योंकि भाई उसके पास है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, इफ शी हैड मनी she would buy this car, she would buy this car, तो भाई अगर उसके पास पैसे होंगे, अगर उसके पास पैसे होंगे तो वह यह कार खरीद सकती है, भाई उसके पास पैसे हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अगर उसके पास पैसे होंगे, जब भी उसके पास पैसे होंगे तो वो ये कार खरीद लेगी, इसका मतलब ये है। और थर्ड देखो, इफ शी हैड
भाई दो दो बार हैड देख के डरना मत। यहाँ पे पहला वाला हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा वाला हैड जो है वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, डरना मत इससे। इफ शी हैड मनी शी वुड हैव बॉट दिस कार। अगर उसके पास पैसे होते, जो कि है नहीं, ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, अगर उस दिन उसके पास पैसे होते तो भाई वह यह कार खरीद लिया होती, ठीक है। तो ये चीज समझो बस। अब आओ आगे। अब देखो ये एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स को आप लोग कर लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार एग्जांपल्स के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इन एग्जांपल्स को हम लोग कर लेते हैं। और ये एग्जांपल्स वाकई में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो भाई अब इस एग्जांपल्स को मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा देता हूं और उसके बाद स्क्रीनशॉट उसकी भी ले लेना, ताकि जब आप कॉपी में लिखो ना तो उसको अच्छे से कर लेना। इफ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो आई वुड हैव बॉट दिस कार। तो भाई जरा ऐसा आप खुद से सोचो, इफ आई हैड मोर मनी, हैड क्या है, V2 है, ये आपके प्रेजेंट के इमेजिनेशन की बात कर रहा है। आई वुड हैव बॉट, और वुड हैव बॉट लगाया हुआ है। तो भाई आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या चेंज करोगे? या तो इसको चेंज करो, आप यहां पे हैड कर दो, हैड कर दो, यानी प्रेजेंट यानी पास्ट परफेक्ट कर दो, तो फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसको सही मानोगे और इसको गलत मानोगे तो आपको यहां पे करना पड़ेगा वुड बाय हो जाएगा। तो यहां पे या तो वुड बाय करो। भाई दो ऑप्शन है, या तो इसको सही मान के इसको गलत करो, या इसको सही मान के इसको गलत करो। आप क्या सुधारोगे, आप क्या चीज सही करोगे? तो अब आप समझना। तो आपको ये बात समझ में आ गई ना कि यहाँ पे दुख क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे हो सकता है या तो इसको गलत मानो और तो इसको सही मानो, या फिर इसको गलत मानो तो इसको सही मानो। तो हमने देखा कि सर इसको भी हम सुधार सकते हैं, इसको भी सुधार सकते हैं, या इसको गलत मानो या तो इसको गलत मानो। लेकिन इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जब चलते हैं ना तो पहला जो पार्ट होता है उसको सही मानते हैं, दूसरे पार्ट को गलत मानते हैं। तो इस हिसाब से इस पार्ट को मैंने सही माना, इस पार्ट को गलत माना, और गलत माना तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, बाई करोगे। समझ में आई नहीं बात समझ में आई? पहला एग्जांपल समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। एग्जांपल समझ में आ रहे हैं या नहीं, जल्दी बताइए आप लोग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, यू वुड मिस्ड द ट्रेन, यू वुड मिस्ड। भाई वुड के बाद तो V1 आता है, यहाँ पे तो V2 लिखा है। यू वुड मिस्ड द ट्रेन इफ यू डिडंट वॉक फास्ट। और डिड क्या होता है, डिड तो ऑलरेडी V2 होता है। तो भाई देखो यहाँ पे अगर मिस्ड लिखा हुआ है तो मिस्ड तो गलत है ना। आप बोलोगे यू वुड मिस द ट्रेन इफ यू डिडंट वॉक फास्ट, यू वुड मिस द ट्रेन इफ यू डिडंट वॉक फास्ट, ठीक है। यहां V2 तो सही है, लेकिन यहां पे वुड के साथ V1 आता है तो आपने इसको SED काट दिया, यहां से आपने ED को काट दिया। देखो यहां से ED को काट दिया क्योंकि V1 आता है यहां पे वुड के बाद। इफ आई हैव मनी आई वुड फ्लाई टू यू। एक बात बताओ, अगर मेरे पास पैसे हैं, यहाँ पे है की बात कर रहा है, तो मैं तुम्हारे पास उड़ कर आऊंगा। और यहाँ वुड फ्लाई का मतलब होता है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, वुड फ्लाई का मतलब क्या होता है, वुड और वुड के बाद फ्लाई। वुड फ्लाई का मतलब होता है एरोप्लेन से आना, एरोप्लेन से यानी कि उड़ के आना, फ्लाइट से आना, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो भाई वुड के बाद देखो V1 आया और यहाँ पे हैव आया, क्या हैव हो पाएगा? सर यहाँ पे वुड प्लस V1 आया है तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा और बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। तो अब की बार आपको ये काटना पड़ेगा और आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, जल्दी से बताओ यहाँ पे एरर क्या है, एरर बताइए जल्दी से, यहाँ पे एरर बताओ भाई, थर्ड सेंटेंस में एरर बताओ। आप लोग हो ना भाई, जल्दी से एरर बताओ। थोड़ा सा देर और रुक जाओ, बस 10 से 15 मिनट में ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर आप लोग का क्लास ओवर हो जाएगा, फिर आप लोग खाना पीना खा लेना, ठीक है। जल्दी बताइए यहाँ पे, इफ आई हैव मनी आई वुड फ्लाई टू यू, या भाई आई वुड फ्लाई टू यू, क्या ये हो पाएगा? सर ये तो बिल्कुल हो पाएगा, और बिल्कुल हो पाएगा तो बिल्कुल सही है। तो भाई उड़ना, मैं उड़ के तुम्हारे पास आऊंगा, तो आपको यहां पे करना पड़ेगा इफ आई हैड मनी, इफ आई, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आपका हैव है और यहाँ पे वुड फ्लाई है। भाई हैव तो पॉसिबिलिटी है भाई, ये तो बिल्कुल सही है। देखो ये हैव है V1 और यहाँ पे वुड प्लस V1 आ रहा है। भाई वुड प्लस V1 आता है तो यहाँ हैड करते हैं,
और यहाँ अगर हैव है तो यहाँ पे विल होना चाहिए। तो इसको सही मानेंगे फिर इसको गलत मानेंगे। तो आपको मैंने अभी बताया कि पहले वाले को आप सही मानते हो, दूसरे वाले को गलत मानते हो, तो वुड को काटोगे और वुड की जगह क्या लिखोगे, विल लिखोगे। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं उड़ के तुम्हारे पास आऊंगा, समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो ये हो गया इस सेंटेंस का करेक्ट मतलब। जब भी दो पार्ट में आपको एरर दिखाई दे और दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहा हो, तो पहले पार्ट को आप सही मानते हो और दूसरे पार्ट में एरर निकालते हो और दूसरे में गलती निकाला। वही काम मैंने यहां पे किया। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, इफ आई हैव विंग्स, अगर मेरे पास पंख हैं, आई विल फ्लाई टू यू। तो भाई साहब लेकिन उसके पास तो पंख है नहीं। दूसरी चीज, उसके पास पंख हो भी नहीं सकते हैं, तो ये तो एक इम्प्रोबेबल सिचुएशन आ गया। प्रोबेबल, तो ये एक तरीके से इम्प्रोबेबल सिचुएशन आ गया। यहां पे तो प्रोबेबल है ना भाई, यहां पे तो संभव है ना कि आप उड़ के आ सकते हो कहीं पे भी। ये इम्प्रोबेबल आ गया। तो प्रेजेंट में इम्प्रोबेबल के लिए हम V2 यूज करते हैं। तो अब की बार मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, हैड यूज करने पड़ेगा। इफ आई हैड विंग्स, और हैड यहाँ पे यूज हुआ तो विल नहीं, यहाँ पे आप बोलोगे वुड, आई वुड फ्लाई टू यू। क्या मेरा ये फोर्थ सेंटेंस समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। राम राम, अच्छा राम राम गुरुजी, राम राम भाई अंकित, राम राम। क्या आपको ये फोर्थ सेंटेंस समझ में आ रहा है? ये फोर्थ सेंटेंस समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। इफ आई हैड विंग्स हो जाएगा, क्योंकि विंग्स तो किसी के पास हो नहीं सकता। ये इम्प्रोबेबल सिचुएशन है, और इम्प्रोबेबल है यानी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में प्रेजेंट में हम V2 यूज करते हैं। तो मैंने लिखा इफ आई हैड विंग्स, और अगर इधर हैड विंग्स आ गया तो आपको विल को चेंज करना पड़ेगा वुड में, तो उधर वुड हो जाएगा। चलो भाई, यस सर सबका आ गया। श्रेया ने कहा है, अंकित ने कहा यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन बताओ, देखो क्या है। यू वुड मीट एमा वॉटसन इफ यू हैड बीन प्रेजेंट दैट डे। अब देखो, इफ यू हैड बीन प्रेजेंट, हैड के बाद बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट। अगर तुम वहां उपस्थित हुए होते थे दैट डे, उस दिन, अगर तुम उस दिन वहां पे उपस्थित हुए थे होते, तो अगर तुम उस दिन वहां पे उपस्थित होते तो यू वुड मीट एमा वॉटसन, तो तुम एमा वॉटसन से मिल लिए होते। अब देखो यहाँ पे वुड प्लस V1 है, और यहाँ पे क्या है, हैड बीन प्रेजेंट है, हैड और बीन है। तो आपने देखा सर वुड प्लस V1 है, और वुड प्लस V1 आता है कब, जब इफ के बाद सिर्फ और सिर्फ हैड आता है या फिर V2 आता है ना भाई। इफ के बाद V2 आता है, आप फिर से याद करो सर, इफ के बाद V2 आता है तो आपको आने वाले सेंटेंसेस में आपको वुड प्लस V1 लिखना पड़ता है, वुड प्लस V1 लिखना पड़ता है ना। और इफ के बाद हैड प्लस V3 आता है, हैड प्लस V3 आता है, तो आपको आने वाले सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 लिखना पड़ता है, ऐसा लिखना पड़ता है आप लोग को, ठीक। तो अब आपको इसको करेक्शन करना है, कैसे करोगे? क्या आप इसको वुड प्लस V1 को सही मानोगे, और यहाँ पे V2 बीन का V2, भाई बी का V2 क्या होता है, वर होगा, ठीक है। इफ यू वर प्रेजेंट दैट डे, क्या मैं ये करूं या फिर मैं करूं इसको सही मानूं और इसको गलत मानूं? जल्दी से बताओ, ए पार्ट में गलती है या फिर बी पार्ट में गलती है? जल्दी से मुझे बताओ, ए पार्ट में गलती है या बी पार्ट में? किसको मैं सही करूंगा, आप लोग बताओ, किसको सही करूं मैं, आप लोग बताओ। किस पार्ट को सही करा जाए, आप लोग बताइए जल्दी से। बी पार्ट को सही किया जाए? बिल्कुल नहीं, बी पार्ट को नहीं करेंगे। हम लोग करते तो यही थे कि ए को सही मानते थे, बी में गलती निकालते थे, लेकिन इस बार बी में नहीं गलती निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार आपको समय दिया है दैट डे। दैट डे यानी कि क्या, दैट डे का मतलब हो गया पास्ट का टाइम, पास्ट का टाइम। और अगर पास्ट का टाइम देता है तो हम क्या यूज करते हैं सर, हम यूज करते हैं हैड प्लस V3, है ना। तो अब की बार ये पार्ट में गलत हो गया। अब की बार यहाँ पे हैड प्लस V3, भाई पास्ट के टाइम में हम हैड प्लस V3 करते हैं, यानी ये पार्ट सही है, इसके हिसाब से ये पार्ट सही है, यानी अब की गलती इस पार्ट में है। तो भाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वुड हैव मेट, वुड हैव मेट, वुड हैव मेट, ये पार्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ए पार्ट में गलती क्यों है, क्योंकि सर यहाँ पे पास्ट का टाइम दे दिया, और अगर पास्ट का टाइम दे दिया तो हमें भाई पास्ट वाला यूज करना है, यानी कि हैड प्लस V3 यूज करना है। तो हैड प्लस V3 हमने यूज किया, जब हैड प्लस V3 यूज किया तो भाई इधर भी तो होगा वुड हैव प्लस V3, तो इसलिए हमने यहाँ पे वुड मेट की जगह लिख देंगे वुड हैव मेट।
यू वुड हैव मेट एमा वॉटसन, तुम मिल चुके होते एमा वॉटसन से अगर तुम उस दिन उपस्थित होते यहाँ पे। ये चीज है। इफ वी हैड धोनी इन आवर टीम, अगर धोनी हमारे टीम में होता, हैड क्या है V2, अगर धोनी हमारे टीम में होता वी वुड वॉन द मैच, वी वुड वॉन द मैच, वी वुड हैव वॉन द मैच, वी वुड हैव वॉन द मैच। तो भाई अगर वी वुड हैव, अगर धोनी हमारे टीम में है होता तो हम लोग मैच जीत चुके होते। एक बात बताओ, ये बात आप कब बोल सकते हो, प्रेजेंट के टाइम पे या पास्ट के टाइम पे? अगर मैं मैच हो गया, मान लो अभी मैच चल रहा है, तो चलते टाइम तो आप नहीं बोलोगे, प्रेजेंट टाइम पे आप बोलोगे या पास्ट टाइम में बोलोगे कि अगर धोनी हमारी टीम में होता। मैच कब हुआ होगा, प्रेजेंट टाइम में मैच या पास्ट टाइम में मैच? भाई एक बार बताइएगा फिर से, जरा सोचना मेरी बात। धोनी हमारे टीम में होता तो हम लोग मैच जीत चुके होते। ये प्रेजेंट टाइम पे ये बात बोलूंगा या पास्ट टाइम पे बोलूंगा, यानी मैच हो जाएगा तब मैं बोलूंगा या मैच होते टाइम बोलूंगा? भाई होते टाइम तो मैं बोल ही नहीं सकता कि धोनी हमारी टीम में होता तो मैच जीत जाते, क्योंकि अगर ये मैच अभी भी चल रहा है, ऑन गोइंग है, तो भैया इस टाइम पे हम कैसे कह देते कि धोनी हमारी टीम में होता तो मैच जीत जाते? क्या पता मैच हम वाकई में बिना धोनी के भी जीत जाते। प्रेजेंट टाइम पे मैं ये बात नहीं बोल सकता हूं, ये मैं ऑब्वियस सी बात है कि पास्ट टाइम पे बोलूंगा, यानी कि जब मैं मैच हार चुका हूंगा तभी मैं बोलूंगा, यानी कि ये एक्शन हमारा ऑलरेडी क्या होगा, कंप्लीट हो गया, यानी कि हम ऑलरेडी हार चुके हैं और हारने के बाद हम बोल रहे हैं, यानी कि पास्ट टाइम में बोल रहे हैं। और अगर पास्ट टाइम की हम बात कर रहे होंगे तो हम यूज करेंगे हैड प्लस V3। तो आप बोलोगे यहाँ वुड हैव वॉन, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई ये भी पास्ट टाइम की बात हो रही होगी, क्योंकि मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा तब मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इफ वी हैड, और हैड के बाद फिर से मैं हैड लगा दूंगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। इफ वी हैड धोनी इन आवर टाइम वी वुड हैव वॉन द मैच। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा ही देखने को मिलेगा। इफ वी हैड धोनी इन आवर टीम, अगर हमारे टीम में धोनी होता तो हम लोग इस टीम को, हम लोग इस मैच को जीत चुके होते। ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलो, द डॉग बार्क्स इफ आई ओपन द डोर, और अगला लाइन है द डॉग विल बार्क इफ आई ओपन द डोर। सर दोनों सेंटेंस सही है, देखो दोनों सेंटेंस कैसे सही है। द डॉग बार्क्स, बार्क्स मतलब क्या, हमेशा की बात है, यहाँ पे भी V1 यहाँ पे भी V1, तो ये एक तरीके से क्या पता फैक्ट हो कि जब भी दरवाजा खुलता है डॉगी भौंकने लगता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए ये सेंटेंस सही हुआ। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, द डॉग विल बार्क इफ आई ओपन द डोर, यानी कि जब मैं डोर को खोलूंगा तो डोर, जो डॉग है वो भौंकेगा, तो भाई वो भौंकेगा, तो ये इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम के हिसाब से भी ये सेंटेंस क्या है, सही है। तो ये दोनों सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट टाइम पे, ये भी प्रेजेंट टाइम पे, ये प्रोबेबल कंडीशन है, ये प्रोबेबल है, PROBABLE, और ये फैक्ट है, FACT फैक्ट। चलो ये दोनों चीजें हो गया, ठीक। आई विश काश की आई सॉ या आई हैड सीन यू व्हेन यू वर लिविंग इन लंदन, जब तुम रह रहे थे लंदन में, तो काश कि मैं तुम्हें देखा होता या देखा था। जल्दी से सोचो, अब सुनिएगा, when you were living in London, यानी कि जब तुम लंदन में रह रहे थे, तो भाई ये तो बात हो गई पास्ट की, और पास्ट में और आई विश लिखा है यानी इमेजिनेशन, पास्ट के इमेजिनेशन में क्या यूज करते हो, हैड प्लस V3, तो आप बोलोगे पास्ट के वजह से यहाँ पे हैड प्लस V3 सही है, 100 गलत हो जाएगा। समझ में आया ना, 100 गलत हो जाएगा, हैड प्लस V3 सही हो जाएगा। आई विश ही डिड हिज वर्क टुडे, आज की बात कर रहा है तो आज के लिए विश के साथ क्या लगाते हो, V2 लगाते हो, सेंटेंस बिल्कुल सही है। काश कि वो आज अपना सारा काम कर चुका होता, कर लिया होता, ठीक, डिड। आई विश ही डिड या हैड डन हिज वर्क यस्टरडे, तो भाई आपने यस्टरडे देखा, तो यस्टरडे यानी पास्ट का टाइम, और पास्ट के टाइम के लिए हैड प्लस V3 आता है, डिड नहीं आता तो काट दिया। आई विश ही डिड हिज वर्क when I told him to do so, when I told him, जब मैंने उसको कहा था करने के लिए, तो ये तो V2 हुआ, ठीक है। और V2 का मतलब क्या है सर, ये पास्ट की बात हुआ, मैंने उसको पास्ट में कभी कहा था, तो पास्ट में कभी कहा था तो आप डिड नहीं लगाओगे, आप बोलोगे आई विश ही हैड डन, ही हैड डन, आप ये चीजें लगाओगे, ठीक है। ही केम यस्टरडे, इफ ही केम यस्टरडे, अगर वह कल आया होता, ही वुड हैव मेट माय फ्रेंड। देखो भाई ये 3 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है पूरा, आपके एग्जाम में से मैंने डायरेक्टली उठा लिया है, अब इन 3 क्वेश्चंस को आपको करना है। श्रेया ने कहा हैड, अच्छा। इफ ही केम यस्टरडे, अगर वह कल आया होता, भाई कल आया होता, ही वुड हैव मेट, भाई वुड हैव मेट है यहाँ पे, और यहाँ केम है, यहाँ V2 है, और यहाँ वुड हैव प्लस V3 है, किसको सही मानूं,
तो आपने देखा सर यहाँ यस्टरडे है, तो यस्टरडे यानी पास्ट का टाइम, और अगर पास्ट के टाइम की बात हो रही है तो पास्ट के टाइम में हम अपना कंडीशनल फोर यूज करते हैं, यानी हैड प्लस V3। तो इसके हिसाब से ये पार्ट गलत है, ये पार्ट गलत है। यस्टरडे के वजह से, यस्टरडे के वजह से ये पार्ट गलत है। आप यहाँ पे बोलोगे हैड प्लस had come came come had come I if he had come yesterday he would have met my friend। ये सेंटेंस सही हो जाएगा। If we had Mohan in our team we could have won the match। अगेन वही सेंटेंस हो गया जैसे ऊपर धोनी वाला था, तो आप बोलोगे if we had Mohan in our team, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी मैच हार चुके होंगे तब की ये बात है। इफ यू वर प्रेजेंट दैट डे, अगर उस दिन तुम आए होते, अगर तुम उस दिन उपस्थित होते, भाई वर लिखा है, वर मतलब V2, लेकिन यहां दैट डे यानी कि पास्ट का टाइम है, और अगर पास्ट का टाइम है तो भाई आपको हैड प्लस V3 करना पड़ेगा, हैड प्लस V3। और भाई ये वर क्या है, बी का सेकंड फॉर्म है, तो भाई बी का सेकंड फॉर्म की जगह बीन लिखोगे, बी डबल एन बीन। if you had been present that day you could have met my friend। ये हो गया आपका सारा करेक्शन। मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लियो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ये कॉपी में अपने बना लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सारा आपका डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग यहीं तक क्लास सकते हैं। बाकी देखो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को खुद से करना है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो मैं इसको मैं एक बार बता देता हूँ, एसपी बख्शी की किताब में से है। शी इज ऑफन, ऑफन मतलब क्या, अक्सर, अक्सर आती है, तो आप बोलोगे शी ऑफन कम्स टू मीट ऑन संडे। वो अक्सर संडे को आती है मिलने के लिए। तो अक्सर संडे, तो भाई चार्ट ऐसा, ये एक संडे, 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 ये एक संडे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आप बोलोगे कम्स। शी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन, क्या ये क्या आ गया, जुओ क्या है, देन मतलब तब, और तब की बात कर रहा है, और वो कंप्लीट हो गया, और वो कंप्लीट हो गया, तो भाई तब की बात कर रहा है, तो भाई तब आता है पास्ट में, तो आप बोलोगे शी हैड जस्ट कंप्लीटेड, शी हैड जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। इट केम टू माई नोटिस लेटली, बाद में मेरे को नोटिस हुआ, तो भाई इट हैज कम, इट हैड कम। ठीक है, माई ब्रदर हैज रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months बैक, 2 महीने पहले मेरा भाई आ गया था ट्रेनिंग से, लेकिन 2 महीने पहले यानी कि पास्ट के टाइम की बात हो रही है, और पास्ट के टाइम की बात हो रही है तो V2 आएगा, हैज नहीं आएगा। आई नो हिम फॉर द लास्ट, भाई मैं उसको जानता हूं पिछले 20 सालों से, 20 साल से जानता हूं, तो आई नो नहीं, आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम। अब सोचो इसका कॉन्टिन्यूअस हो पाएगा, कॉन्टिन्यूअस तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जानने में कोई एक्शन नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं। आई नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग, इस सुबह मैं उससे बिल्कुल नहीं, एकदम ही नहीं मिला, तो आई नेवर मेट होगा, नहीं होगा सर, आई नेवर मेट नहीं होगा, आई हैव नेवर मेट हिम, नहीं आई हैव भी नहीं होगा, आप सिंपल सा बोलोगे आई डिड नॉट मीट हिम, आई डिड नॉट मीट हिम। ठीक है, दिस मॉर्निंग यानी कि हमारा एक पास्ट का टाइम आ गया, तो पास्ट का टाइम आ गया तो V2 यानी कि डिड यूज करोगे। शी डिड नॉट राइट द लेटर टिल नाउ, अब तक वो लेटर नहीं लिखी, कीवर्ड याद है, टिल नाउ मतलब अब तक, और अब तक की बात कर रहा है, तो डिड नॉट नहीं, शी हैड नॉट रिटन, शी हैड नॉट रिटन, had not written। ठीक है, she had not written the letter till now, अब तक उसने लेटर नहीं लिखा है। he, अच्छा had has आ जाएगा, she has not written, क्योंकि अब तक की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम तक, यानी कि प्रेजेंट टाइम तक। भाई देखो मैंने उसको इस पॉइंट पे बोला कि लेटर लिख लेना, लेकिन अभी तक प्रेजेंट टाइम तक वो लेटर नहीं लिखी हुई, यानी ना लिखने का कार्य इतना हुआ, और इतना डायग्राम बनता है प्रेजेंट परफेक्ट का, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट। he was having a number of books, उसके पास, he was having, भाई अगर किसी के पास अधिकार है किसी चीज पे तो आईएनजी नहीं लगेगा, he had, देखो V2 है ना, ये was क्या है V2, तो हम क्या बोलेंगे, he was having नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, he had बोलेंगे, he had a number of books, उसके पास था बहुत सारी किताबें। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। हम लोग ने क्वेश्चंस को बहुत सारी प्रैक्टिस किया है। अब आपको बताओ टेंस टॉपिक समझ में आया है, कैसा लगा है टेंस टॉपिक? श्रेया कैसा लगा है? थैंक यू, वेलकम। आप लोग बताओ, अंकित बताओ कैसा लगा आप लोग को? टेंस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं, हर एक बुक को उठाओ और हर बुक के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे लेकिन मैंने आप लोगों को करा नहीं पाया, कोई नहीं, आप लोग को प्रैक्टिस करना है अब। ठीक है,
आपका 10th टॉपिक पूरा हो गया है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियोस देख लेना, और अगर फिर भी डाउट है तो फिर अगले सेशन में मेरे से वो डाउट क्लियर कर लेना। जो क्वेश्चंस आपके मन में आएगा उसको आप लोग यहीं, आपका जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो आप लोग यहीं पे क्वेश्चन कमेंट कर देना, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब भी यहीं दे दूंगा, ताकि वो हर एक बच्चा को रीड कर लेगा। जिस बच्चे को जो भी डाउट आएगा आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को आपका क्लियर कर दूंगा नीचे, ठीक है। अभी नहीं कमेंट करना, अभी बाद में, जो लोग बाद में भी देख रहे होंगे तो उनके लिए भी है कि आप बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग का आंसर दे दूंगा। जो क्वेश्चन फंसेगा उसका भी मैं आंसर दे दूंगा, विद रीजन आंसर दूंगा, ठीक है। तो चलो आज हम लोग क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप लोग का धन्यवाद, और आप लोग भी जाओ खाओ पियो, और हाँ जल्दी वो कैब भी हम लोग करने वाले हैं। चलो भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।